इसका मोमेंटम अगर बताना है ना तो तुम्हें ये एंगल जानना पड़ेगा, इधर पे तुम्हें v cos थीटा निकालना पड़ेगा, इधर पे तुम्हें v sin थीटा निकालना पड़ेगा, तो जाके तुम बोल सकते हो कि इसका जो मोमेंटम आएगा वो आएगा m v cos थीटा आएगा पहली बात आई कैप, प्लस क्या आएगा m v sin थीटा आएगा और वो j कैप में आएगा। ठीक है, ये आएगा तुम्हारा वेक्टर में। तो अगर बताना इसी तरह इसको अगर मोमेंटम में लिखोगे ना तो इसमें तुम m v i कैप लिख सकते हो डायरेक्ट। इसको अगर लिखोगे ना तो तुम्हारा y एक्सिस अगर ऊपर है तो ये नीचे है, तो माइनस एम वी जे कैप लिख सकते हो। तो बच्चों आज लेक्चर नंबर 4 में हमें सूडो फोर्स के बारे में पढ़ना है और साथ ही साथ हम लोग आज काइनेटिक एनर्जी को भी खत्म करेंगे। के बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को भी हम लोग क्या करेंगे, धीमे धीमे खत्म करेंगे। लेकिन उसके बीच में काइनेटिक एनर्जी जब हम लोग पढ़ लेंगे उसके बाद हमें वर्क एनर्जी थ्योरम को अच्छे से डील करना है और उसके बाद हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ेंगे और वर्क एनर्जी थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस हमें स्प्रिंग का वर्क डन निकालने के बाद ही हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग निकालेंगे वर्क डन बाय सूडो फोर्स। सूडो फोर्स के लिए वर्क डन निकाल लेते, फिर हम लोग देख लेंगे तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी को, और काइनेटिक एनर्जी एक बार अगर हम लोग ने देख लिया तो वर्क एनर्जी थ्योरम को हम लोग उसके साथ लिंक कर लेंगे। ठीक है, एक बार के लिए लिंक करके फिर हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी को खत्म करेंगे, ताकि हमें कुछ क्वेश्चंस करना है बीच बीच में इसके लिए। ठीक है, उसके बाद तुम बोलोगे तो सर स्प्रिंग क्यों नहीं आया। यस, स्प्रिंग एक साथ में करा दूंगा क्योंकि स्प्रिंग का भी तो पोटेंशियल एनर्जी होता है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी करा के स्प्रिंग का वर्क डन निकाल के, मतलब अभी हमारे पास अगर देखोगे तो हमने सबका वर्क डन निकाल लिया, सूडो फोर्स का निकाल लेंगे तो सबका हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग हमारे लिए अभी बचा हुआ है। लेकिन स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी भी होता है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग स्प्रिंग का वर्क डन भी निकाल लेंगे साथ साथ में, और उसका पोटेंशियल एनर्जी भी हम लोग एक ही साथ निकाल लेंगे, और उसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम को लिंक करेंगे स्प्रिंग फोर्स के। मतलब स्प्रिंग फोर्स के लिए जो WET कैसे यूज हम लोग करते हैं उसको मैं दिखाऊंगा तुम्हें। मतलब स्प्रिंग एक बार खत्म हो जाएगा उसके बाद तुम्हारा अच्छा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब तुम्हारा अगर देखोगे जेईई एडवांस के लेवल का क्वेश्चन स्प्रिंग के साथ हमेशा तुम देखोगे तो कनेक्टेड रहता है, तो स्प्रिंग पढ़ना जरूरी है इसलिए, और स्प्रिंग हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बाद। ठीक है, आगे भी कुछ लोग आगे भी इसको पढ़ाते, तुम पढ़ सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एक साथ तुम निकल जाओ। ठीक है, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी पढ़ो। ठीक है, या तो मेरे जैसा पढ़ो, मैं पहले पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाता हूँ और उसके बाद तुम्हारा स्प्रिंग का वर्क डन भी और साथ साथ उसका पोटेंशियल। तो चलो बच्चों आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें पढ़ना है वर्क डन बाय सूडो फोर्स। लेकिन उसके पहले जो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव हम लोग ने पढ़ा था ना, हम लोग ने कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम लोग काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद हमारा आ जाएगा वर्क एनर्जी थ्योरम, फिर आएगा तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी, फिर हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, फिर इधर पे चेन वगैरह इधर पे डील कर लेंगे, फिर इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है, स्टेबल अनस्टेबल न्यूट्रल वाला आ जाएगा, फिर हम लोग आगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी देख लेंगे, VCM भी देख लेंगे, लास्ट में हम लोग और देखेंगे। देखो हाँ, लास्ट लेक्चर अगर तुम देखोगे तो हमने कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बात किया था, तो उसका ही छोटा मोटा 2 क्वेश्चन है जो जेईई और नीट में, शायद जेईई में आया था। देखो इस बार का ही क्वेश्चन 25 का ही है। देखो असर्शन ये बताया गया है, असर्शन में ये बताया इन ए सेंट्रल फोर्स फील्ड, सेंट्रल फोर्स, देखो ये कुछ अलग नाम है तो तुमने कभी नहीं सुना होगा, सेंट्रल फोर्स फील्ड। अच्छा, अभी सेंट्रल फोर्स फील्ड अभी से अगर तुम्हें पता है तो अच्छी बात है, सेंट्रल फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रल फोर्स जो होता है ना वो होता है तुम्हारे पास, तुम्हारे सिलेबस में अगर तुम देखोगे क्लास 11 और 12 का दोनों सिलेबस अगर तुम, तो तुम्हारे पास अभी के लिए 2 सेंट्रल फील्ड या तो फोर्स तुम्हें पढ़ना है, दैट इज ग्रेविटेशनल। ठीक है, जो कि क्लास 11 में पढ़ना है, ग्रेविटेशनल फोर्स वो सेंट्रल फोर्स होता है एक, और साथ ही साथ क्लास 12 में जाते ही सबसे पहला चैप्टर में तुम पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, दैट इज कूलॉम फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ेंगे। तो दोनों ही तुम्हारा क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल, दोनों ही तुम्हारा क्या है, सेंट्रल फोर्स होता है, और दोनों ही तुम्हें पता है। ठीक है, लास्ट लेक्चर से तुम्हें पता है कि दोनों ही हमारा एक क्या होता है, कंजर्वेटिव। दोनों ही क्या होता है, कंजर्वेटिव, इसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, इसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, तो दोनों ही इधर पे कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए लिखा हुआ है कि सेंट्रल फोर्स मतलब ये दोनों फोर्स, द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। यस, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वर्क डन क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ होता है, और इधर पे जो सेंट्रल फोर्स फील्ड है वही हमारा क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स।
और कंजर्वेटिव फोर्स है, इसके वजह से वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, तो ये असर्शन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, देख लो अच्छे से, लिंक कर लो एक बार। ठीक है, ये सब तुम्हें अभी क्लास 11 में पता होना चाहिए। एवरी फोर्स, ठीक है, एवरी फोर्स encountered in mechanics does not have an associated potential energy। अच्छा, ये देखना, ये थोड़ा सा तुम्हें अभी नहीं भी पता हो सकता है, बट अभी तुम पता कर लो। जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना, वो आप लोग पोटेंशियल एनर्जी में बात करेंगे भी। ठीक है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है कि जो जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और क्या है, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स भी क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है। जो जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना, उनका पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है। पोटेंशियल एनर्जी किसका डिफाइंड होता है, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होता है ओनली कंजर्वेटिव। मतलब जब पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाऊंगा तो पहला लाइन मेरा यही रहेगा। तो टेंशन की कोई बात नहीं है। बट इधर पे जब दोनों मर्ज करके आ गया ना, और अभी हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं ये बता दे रहा हूं कि कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हमेशा पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है, नॉन कंजर्वेटिव के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है, इज डिफाइंड। ठीक है, तो याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी जो डिफाइंड होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी कभी डिफाइंड नहीं होता है। तो ये अगर तुम्हें आ गया तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि एवरी फोर्स एनकाउंटर्ड इन मैकेनिक्स, मैकेनिक्स में तो हमें फ्रिक्शन भी आता है ना, फ्रिक्शन तो नॉन कंजर्वेटिव होता है, तो फ्रिक्शन का पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा क्योंकि वो कंजर्वेटिव नहीं है। डज नॉट हैव एन एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी। यस, ये भी ट्रू है। ठीक है, ये भी तो सही बात बोल रहा है, डज नॉट बोला है ना, तो ये भी ट्रू बोल रहा है कि ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस का होता है, नॉन कंजर्वेटिव का नहीं होता है। यही बात इधर पे बताया जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट होगा इधर पे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन नहीं होगा क्योंकि ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लो। चलो आगे देखो, which of one of the following forces cannot be expressed in terms of potential energy। फिर से सेम बात, फिर से सेम क्वेश्चन कि पोटेंशियल एनर्जी किसका होता है और किसका नहीं होता है। और तुम्हें पता है कि ऑल कंजर्वेटिव फोर्सेस, ऑल कंजर्वेटिव इधर पे लिख सकते हो तुम, ऑल कंजर्वेटिव। अभी जो मैंने बताया था कि ऑल कंजर्वेटिव forces has potential energy associated। Okay, all conservative forces has potential energy associated with them। ठीक है, all conservative forces has potential energy associated with them। तो conservative, yes, this is conservative रिस्टोरिंग फोर्स, दैट इज स्प्रिंग फोर्स एक रिस्टोरिंग फोर्स होता है। ठीक है, तो स्प्रिंग फोर्स तुम्हारा जो होता है वो भी क्या है, कंजर्वेटिव है। ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी इधर पे क्या है, कंजर्वेटिव है। तो मतलब जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा वो आ जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि वो नॉन कंजर्वेटिव है ना वो। तो हमें यही पता करना था कि किसका पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का क्या नहीं होता है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, देयरफॉर फ्रिक्शनल फोर्स तुम क्या बोल सकते हो, कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, तो आंसर इज फ्रिक्शनल फोर्स। तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्क डन बाई सूडो फोर्स के लिए वर्क डन कैसे निकालना है। ठीक है, तो पहली बात, हाँ, सूडो फोर्स के लिए भी हम लोग वर्क डन निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ जगह में हमें ये भी रिक्वायर हो जाता है कि सूडो फोर्स के लिए भी वर्क डन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में तुम्हें बताया था कि वर्क जो होता है वो एक क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वर्क क्या होता है, डिपेंड करता है। ठीक है, ये फर्स्ट लेक्चर में मैंने तुम्हें बताया था, जो तुम्हारा वर्क है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिपेंड करता है। कैसे, वो पहले समझ लो, या फिर से समझ लो कि ये ग्राउंड है, लेफ्ट से ये ग्राउंड है। ठीक है, ये ग्राउंड हो गया हमारा, और एक इंसान लिफ्ट के अंदर में है। ठीक है, ये लिफ्ट है, ये क्या है हमारे पास, लिफ्ट है, एलिवेटर। ठीक है, तो ये जो लिफ्ट है, लेट्स से ये ऊपर जा रहा है, सम एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, तो इधर पे कोई भी चीज है, लेट्स से कोई भी एक बॉक्स मान लो, कुछ मान लो, बॉक्स मान लेते हैं, ये एक बॉक्स है हमारे पास। ठीक है, ये एक बॉक्स है हमारे पास। इस बॉक्स को अगर अच्छे से तुम देखोगे, ठीक है, तो दोनों फ्रेम से
तुम्हें इसका वर्क डन निकालना है। दोनों फ्रेम से तुम्हें इसका वर्क डन निकालना है। फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन बाई, बाई क्या, नॉर्मल बोल दूं क्या, नॉर्मल बोल, बाई नॉर्मल फोर्स, बाई नॉर्मल फोर्स तुम्हें इसका वर्क डन निकालना है। ठीक है, अच्छा तो लिफ्ट के अंदर जो है उसके लिए क्या होगा, बोलो सिनेरियो क्या होगा। लिफ्ट के अंदर जो है तो दिखेगा कि इसका नॉर्मल एक लगेगा ऊपर, ठीक है, उसको लगेगा ना फ्लोर के साथ कांटेक्ट में है तो फ्लोर उसको एक एक्सेलरेशन देगा, और उसको लगेगा अरे इसका एमजी भी तो होगा ना नीचे की तरफ, तो वो बताएगा कि सर ऊपर में नॉर्मल है और नीचे एमजी है, और अकॉर्डिंग टू हिम ये ब्लॉक डिस्प्लेस ही नहीं हुआ क्योंकि एक साथ जा रहा है ना दोनों। तो अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू, विथ रेस्पेक्ट टू, विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट का जो अंदर जो इंसान है तो अगर तुम पूछोगे, ठीक है, मैं ये समझा रहा हूं कि वर्क जो है ना वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिपेंड करता है, वो मैं समझा रहा हूं। जो लिफ्ट से अगर कोई इंसान इस ब्लॉक को देख रहा है तो उसको दिखेगा कि नॉर्मल ऊपर जा रहा है, एमजी नीचे जा रहा है, तो विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट अगर देखोगे तो ये एन इक्वल टू एमजी बताएगा, और प्लस इसके साथ एक आ जाएगा एमए। सर एमए क्यों आया, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, लिफ्ट के अंदर से इसको देख रहे हो, तो ये लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो तुम्हारे रेस्पेक्ट में इसके नीचे एक तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एमए भी इधर पे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो नॉर्मल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एमजी प्लस एमए हो जाएगा। ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अभी ये इक्विलिब्रियम में है, तो तुम्हें निकालना है नॉर्मल फोर्स के लिए, लेट्स से तुम्हें क्या निकालना है, नॉर्मल फोर्स के लिए तुम्हें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। इसका मास कुछ 1 kg ले लेते और ये निकाल लेते हैं लेट्स से आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बाद हमें सब कुछ निकालना है। अच्छा, विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट अगर तुम देखोगे तो ये इंसान के रेस्पेक्ट में ये जो ब्लॉक है ना ये तो ऊपर भी नहीं गया नीचे भी नहीं गया, ठीक है, तो इस इंसान के रेस्पेक्ट में अगर मैं डिस्प्लेसमेंट लिखूं, मैं अगर क्या लिखूं, डिस्प्लेसमेंट, तो कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, इस इंसान के रेस्पेक्ट में देखो इस ब्लॉक को, ये ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है, इस इंसान के रेस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स अगर हमें निकालना है, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स अगर हमें निकालना है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा होता है। तो डिस्प्लेसमेंट तो इधर पे 0 है, डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है तो इधर पे तुम तो जूल ऑफ वर्क हुआ है, इधर पे कोई वर्क हुआ ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, लेकिन जब हम लोग ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस चीज को पूरा देखेंगे ना, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर पूरा चीज को देखोगे तो चलो देखते हैं कि विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो रहा है। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मुझे बता दो क्या क्या चीजें इधर पे तुम्हें दिख रहा है। रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर इसका एफबीडी बनाओगे, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर एफबीडी बनाओगे तो तुम्हें दिखेगा कि ऊपर में नॉर्मल लग रहा है, नीचे एमजी लग रहा है, और ऊपर के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मिल गया उसको 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यही तो दिखेगा ग्राउंड से देखोगे तो ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, अच्छा, तो ये आ जाएगा। इसमें अगर तुम इसका अगर इक्वेशन लिखोगे तो n माइनस एम जी तुम्हें लिखना पड़ेगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, ma हो जाएगा, और इधर से n का वैल्यू जब निकालोगे तो सेम, दैट इज सेम फोर्स ही आ जाएगा, और इधर पे जब 1 kg रखोगे और g का वैल्यू रखोगे तो, और एक्सेलरेशन का वैल्यू 5 रखोगे तो तुम्हारे पास ये 15 न्यूटन का नॉर्मल आ जाएगा। नॉर्मल तुम्हारा कितना आ जाएगा, 15 न्यूटन आ जाएगा, 15 न्यूटन तुम्हारा नॉर्मल फोर्स आ जाएगा। समझ आ गया ना बात? तो नॉर्मल फोर्स तो आ गया, लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये तो डिस्प्लेस हो रहा है। लेट्स से ये इधर से स्टार्ट हुआ जब इनिशियल वेलोसिटी 0 था, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जब 0 था, लिफ्ट इधर पे था, तो अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखोगे 1 सेकंड बाद ये तो कुछ ऊपर चला गया होगा विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो तुम्हें निकालना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए जितना ऊपर गया, मतलब जितना डिस्टेंस कवर किया उतना ही डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। तो डिस्प्लेसमेंट डी इज इक्वल टू अगर मुझे लिखना है तो हाफ एटी स्क्वायर में लिख सकता हूं। सर यूटी कहा गया, अरे यू तो 0 है ना, तो ये यूटी नहीं लिखा, तो हाफ ए का वैल्यू देखोगे तो 5 है और 1 स्क्वायर, तो ये ब्लॉक तुम्हारा कितना आगे गया, तो 2.5 मीटर ये ऊपर चला गया। कितना मैं लिख सकता हूं इधर पे, 2.5 मीटर ये ऊपर चला गया। ठीक है, ये ब्लॉक कितना ऊपर गया, ये ब्लॉक देखो लिफ्ट जितना जा रहा है, ये ब्लॉक भी इतना जा रहा है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड,
तो इसलिए तुम्हारा 2.5 मीटर ये ऊपर चला गया 1 सेकंड बाद, ठीक है। अच्छा, तो तुम्हें अगर इधर पे क्या निकालना है, तुम्हें निकालना है वर्क डन बाई नॉर्मल रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तुम्हें क्या निकालना है, वर्क डन बाई नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज एफ एस कॉस थीटा होगा। अच्छा, नॉर्मल कितना है, नॉर्मल इधर पे 15 है और ये कितना है 2.5 है और दोनों के बीच में एंगल कितना है, cos 0 है। सर cos 0 क्यों, क्योंकि नॉर्मल भी ऊपर लग रहा है और ब्लॉक भी ऊपर ही जा रहा है, तो इसलिए तुम्हें इधर पे कुछ ना कुछ समझुल तुम्हें आंसर इधर पे दिख रहा होगा। तो देखो, अलग अलग फ्रेम से मैंने निकाला है, अलग अलग फ्रेम से हमने क्या किया है, अलग अलग फ्रेम से वर्क डन निकाला है और हमें यह समझ आया कि वर्क डन वेरी होता है। मतलब वर्क डन जो है वो क्या होता है, डिपेंड करता है, वर्क डन डिपेंड ऑन क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वर्क क्या होता है, डिपेंड करता है। ये बात तुम्हें अच्छे से नोट करना है इधर पे, ठीक है। फिर हम लोग अभी स्यूडो फोर्स के बारे में अभी सीखेंगे। तो इधर पे देख लो, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जब मैंने काम किया है तो कुछ अलग आ रहा है, लेकिन जब मैं विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट मैंने देखा है कि सेम फोर्स नॉर्मल फोर्स के लिए, लेकिन अलग अलग आया है, अलग अलग तुम्हारा कहानी, अलग अलग वर्क डन ही आया है। तो इसलिए हमें इधर पे समझना, अगर स्यूडो फोर्स के लिए पूछ लेता तो कुछ नहीं, स्यूडो फोर्स के लिए वर्क डन क्या हो जाएगा, सिंपल बात है, वर्क डन बाई स्यूडो फोर्स, वर्क डन बाई स्यूडो फोर्स। कुछ चेंज होगा क्या, नहीं, वर्क डन बाई स्यूडो फोर्स। अगर किसी ने निकालने बोला है तुम्हें, ठीक है, स्यूडो फोर्स के लिए अगर वर्क डन किसी ने तुम्हें पूछा है तो आराम से तुम सेम, कुछ करना नहीं है तुम्हें स्यूडो फोर्स को देखना है, ठीक है, स्यूडो फोर्स को देखना है। तो तुम्हारे पास आंसर क्या आ जाएगा, एफ एस कॉस थीटा, सेम, एफ का मॉड लेगा, एस का भी मॉड लेना है और कॉस थीटा। एफ मतलब इधर पे आ जाएगा, एफ मतलब इधर पे आ जाएगा स्यूडो फोर्स, एफ का मतलब इधर पे क्या आ जाएगा, स्यूडो फोर्स आ जाएगा, बस। तो तुम्हें यह देखना है कि अच्छा स्यूडो फोर्स कब लगता है वो भी तुम्हें पता है, तो तुम्हें वो देख के तुम्हें इधर पे बिठाना है, ये फोर्स को तब तुम स्यूडो फोर्स रखोगे, उतना ही है बस। और आराम से अभी चलो हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आराम से समझ आ जाएगा क्या कहानी है। मैंने तुम्हें ये कहानी समझा दिया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिपेंड करता है, ठीक है। इसलिए अगर स्यूडो फोर्स के लिए अगर वर्क डन निकाल रहे तो कुछ अलग आएगा आंसर, क्योंकि स्यूडो फोर्स तुम्हारा अलग फ्रेम में काम होता है। जब इस फ्रेम में तुम जाओगे ना तब स्यूडो फोर्स लगाओगे, इधर से स्यूडो फोर्स नहीं लगाते ना हम लोग, ठीक है। अच्छा, तो स्यूडो फोर्स के लिए अगर तुम देखोगे और तब तुम्हें क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब यही है डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। थीटा मतलब समझ आता है दोनों के बीच का एंगल, ठीक है। अच्छे से अभी हम लोग समझते हैं कि स्यूडो फोर्स के लिए वर्क डन हम लोग कैसे कैसे निकाल सकते हैं। तो सिंपल है तुम्हारे लिए, स्यूडो फोर्स के लिए इतना कुछ अलग अलग तुम्हें सीखना नहीं है। तुम्हें डायरेक्ट क्या देखना है कि स्यूडो फोर्स किस तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, अगर जीरो हुआ है तो जीरो, अगर जीरो हुआ है तो जीरो। जैसे कि इसके लिए अगर स्यूडो फोर्स के लिए निकालोगे ना तो भी आंसर तुम्हारा जीरो ही आएगा। इधर पे अगर स्यूडो फोर्स देखोगे ना एम ए है, इधर पे स्यूडो फोर्स अगर देखो ना एम ए है, तो एम ए के वजह से अगर निकालोगे ना इसके रेस्पेक्ट में तो भी जीरो ही आंसर आएगा, तो भी तुम्हारा आंसर जीरो ही आएगा। क्योंकि जब तुम अंदर से देखोगे तो भी स्यूडो फोर्स लगेगा, जब तुम अंदर से देखोगे तो भी स्यूडो फोर्स लगेगा, और अंदर से अगर देख रहे हो स्यूडो फोर्स अगर नीचे लग रहा है और क्योंकि इधर पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा। एक क्वेश्चन करेंगे इसके रिलेटेड, तो आराम से तुम देखते रहो, आराम से तुम्हारा कॉन्सेप्ट इधर पे बन जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। देखो, ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज प्लेस्ड, ठीक है, ऑन ए स्मूथ, देखना याद रखना क्या क्या दिया है, स्मूथ दिया है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर इनसाइड ए ट्रक एक्सिलरेटिंग with 4 meter per second square towards the right. The work done by the pseudo force on the block in 5 seconds as observed from the truck frame. अच्छा, तो तुम्हारे पास ये ट्रक है, ठीक है। अच्छा, इस ट्रक में एक ब्लॉक रखा गया है, ये हमारा ब्लॉक, ठीक है। ये ब्लॉक 2 kg का है, ये ब्लॉक 2 kg का है, और ये जो ट्रक है वो आगे की तरफ जा रहा है, कुछ एक्सिलरेशन है उसके पास 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ठीक है। इतना तो समझ आ रहा है, ओके, इतना आ गया। तो अगर एक इंसान इस ट्रक के अंदर है, ठीक है, इसने अगर इसका एफबीटी बनाया तो वो बताएगा कि सर एमजी नीचे की तरफ लगेगा, और क्योंकि इधर पे कांटेक्ट है तो सर नॉर्मल ऊपर की तरफ लगेगा। क्या बताएगा कि नॉर्मल लगेगा, नॉर्मल ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा। तो मैंने बोला हाँ सही है, सही है, ऊपर नॉर्मल और नीचे एमजी, सही है। लेकिन क्योंकि ये इसके फ्रेम के अंदर है, ठीक है, ट्रक जो एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर ये है, तो इसमें एक स्यूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा,
में क्या लगाना पड़ेगा, एक सूडो फोर्स का अप्लाई तुम्हें इधर पे करना जरूरी है, ठीक है। और वो सूडो फोर्स एफ लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो ये जो एफ तुमने जो लगाया ना, वो कितना आ गया, एम ए आ जाएगा। सूडो फोर्स कितना होता है, एम ए होता है। और एम इसका देखो 2 है, और ए मतलब इधर पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिस रेफरेंस में है उस रेफरेंस का एक्सीलरेशन दैट इज 4 इधर पे लगाओगे तो 8 न्यूटन का तुम्हारा क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, जो कि लेफ्ट के साइड लग रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट। टुवर्ड्स लेफ्ट इधर पे अगर देखोगे क्या हो रहा है, उसमें लग रहा है तुम्हारा 8 न्यूटन का फोर्स। तो एक ब्लॉक अगर देखो सिंपल, अभी तो बात सिंपल हो गया कि एक ब्लॉक अगर है 2 kg का ब्लॉक है, ठीक है, ये 2 kg का ब्लॉक है, ये 2 kg का ब्लॉक में एक फोर्स अगर तुम देखोगे तो इस तरफ लग रहा है। तुम ट्रक के फ्रेम से देख रहे हो कि इसमें एक फोर्स लग रहा है, क्योंकि स्मूथ है ये, तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा, इधर पे फ्रिक्शन नहीं है, इधर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है, फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ है, ठीक है। तो फ्रिक्शन तो लग तो नहीं रहा है, तो 8 न्यूटन का फोर्स तुम्हें दिखेगा कि इसका लेफ्ट में लग रहा है। अगर 8 न्यूटन उसका लेफ्ट में लग रहा है तो अकॉर्डिंग टू यू, जो तुम अंदर हो अभी, तो ये इस तरफ आ जाएगा ना, हाँ इस तरफ आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर 8 न्यूटन का उसमें फोर्स लग रहा है तो इसका मास से इसको डिवाइड करके इसका एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक निकाल सकते हो। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू ट्रक तुम निकाल सकते हो, दैट इज जितना फोर्स लग रहा है डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, दैट विल बी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टुवर्ड्स क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। ये भी तुम्हें समझ आ, ठीक है, क्योंकि ये सूडो फोर्स इसको डिस्प्लेस कराएगा, इस तरफ लेके आएगा, इस बार फ्रिक्शन नहीं है तो इधर पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ये स्मूथ है, इसके वजह से, ये सूडो फोर्स के वजह से ये पीछे आ जाएगा। और ये कितना पीछे आएगा वो हमें चाहिए, 5 सेकंड में चाहिए, देखो 5 सेकंड में चाहिए, तो 5 सेकंड में ये कितना पीछे आ जाएगा वो नहीं निकाल सकते क्या, 5 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकाल लो ना इसका। क्या जब तुम्हें इसका क्या पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो डिस्प्लेसमेंट आराम से निकाल लेना, क्योंकि इनिशियली सब कुछ रेस्ट में था, इनिशियली सब कुछ रेस्ट में था, तो d इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए स्क्वायर इधर पे यूज करते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो आराम से ये इक्वेशन हम लोग इधर पे यूज कर सकते हैं। u तो 0 है, तो हाफ a तुम्हारा 4 है और t तुम्हारा इधर पे 5 स्क्वायर है, इधर पे 2 इंटू तुम्हें क्या मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा, 2 इंटू 25 इट विल बी मीटर, 50 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो चुका है, ठीक है। इधर से इसको 50 मीटर 5 सेकंड बाद ये 50 मीटर क्या हो गया, पीछे की तरफ आ गया, और अगर ये 50 मीटर पीछे की तरफ आ गया तो इसका जो वर्क डन होगा ना, वर्क डन बाई सूडो फोर्स जो आ रहा है, वर्क डन बाई एफ पी लिख देता हूं क्या, वर्क डन बाई एफ पी लिख देता हूं, मतलब सूडो फोर्स विल बी एफ पी इंटू एस इंटू कॉस थीटा। देखो सूडो फोर्स इस तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ हो रहा है, तो इसलिए कॉस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और सूडो फोर्स इधर पे कितना लग रहा था, 8 न्यूटन, 8, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 50, और दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ 0, तो ये आ जाएगा 400 ऑफ वर्क। तो देखो सूडो फोर्स के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्क डन आराम से निकाल सकते हैं, आराम से इसको नोट कर लो। फिर चलो आगे, ठीक है। अच्छा, ए मैन of mass 60 kg is standing in a lift accelerating upward with 2 meter per second square. Find the work done by the pseudo force on the man in 3 seconds as measured from the lift frame. ठीक है, लिफ्ट के फ्रेम से हमें ये करना है, एंड ग्राउंड फ्रेम नहीं, ग्राउंड फ्रेम के रेस्पेक्ट में हम लोग नहीं निकाल सकते, ग्राउंड फ्रेम से क्या तुम्हारा pseudo force लगेगा, तो आंसर इज नो। ग्राउंड फ्रेम, ग्राउंड फ्रेम से थोड़ी तुम्हारा pseudo force लगेगा, तो इसलिए सिर्फ और तुम्हें क्या करना है कि एक मैन है लिफ्ट के अंदर, ये तो बहुत आसान है, डायरेक्ट इसको समझ के आंसर दे सकते हो 1 सेकंड में। कैसे, तुम्हें पता है कि लिफ्ट के फ्रेम से तुम्हें क्या करना है, सब कुछ काम करना है, तो लिफ्ट ये है, ठीक है, ये लिफ्ट के अंदर एक इंसान है, ठीक है, ये इंसान हो गया, और तुम्हें क्या चाहिए कि इसमें जो सूडो फोर्स लगेगा, देखो ये अगर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अगर ऊपर जा रहा है, तो इसमें जो सूडो फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, तो सूडो फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, और सूडो फोर्स कितना लगता है, m इंटू ए लगता है। m कितना है इसका, m है इसका 60 kg, और एक्सेलरेशन कितना है 2, तो 120 अगर तुम देखो लग रहा है, ठीक है। सूडो फोर्स की वजह से ये अगर देखोगे 120 न्यूटन उसको नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ लग रहा है,
तो सूडो फोर्स तभी लगाओगे ना जब तुम इसके फ्रेम में हो, इसके फ्रेम से इसको देख रहे हो, तो सूडो फोर्स नीचे की तरफ 120 लग रहा है। तो विथ रेस्पेक्ट टू अगर लिफ्ट फ्रेम देखोगे, विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट फ्रेम अगर देखोगे, लिफ्ट के फ्रेम से अगर इसको देखोगे, लिफ्ट फ्रेम, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तभी टाइम हो जाए, डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तुम तो उड़ नहीं रहे हो ना, इधर से ऊपर थोड़ी जा रहे हो। ठीक है, अगर मैं अंदर से तुम्हें देखूं तो तुम ऊपर थोड़ी जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, इसलिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा तुम्हारा, इसलिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा तुम्हारा, 0। अगर तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो क्या मैं बोल सकता हूं कि वर्क डन बाई सूडो फोर्स इधर पे जो आया है वो आया है एफ एस और कॉस थीटा। यहाँ पे तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो क्या आंसर तुम्हारा 0 जूल ऑफ वर्क आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है जो मैंने पहले तुम्हें समझाया था, रिलेटेड ही क्वेश्चन ऐसे बना दिया मैंने। तो आगे देखना, ए पार्टिकल ऑफ मास m is placed on a smooth horizontal surface inside a train whose acceleration varies with time this। अच्छा देखो देखो, ये जो एक्सेलरेशन है ना वो टाइम वेरिएबल एक्सेलरेशन है। देखो ये टाइम वेरिएबल एक्सेलरेशन है, टाइम वेरिएबल। अच्छा, टाइम के साथ ये वेरी हो रहा है, ठीक है, इतना समझ आ गया। फाइंड द वर्क डन बाय द सूडो फोर्स। अच्छा, फिर से सूडो फोर्स के लिए वर्क डन निकालना। तो ये लेट से एक ट्रेन है हमारे पास, ट्रेन बोला है क्या, हाँ ट्रेन बोला है, ठीक है, और इसके अंदर एक ब्लॉक है, देखो ये ब्लॉक हो गया हमारा, ठीक है। अच्छा, तो इसमें क्या हो रहा है कि तुम्हारा जो ट्रेन है ना, इसमें इस बार एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं लग रहा है, इसका जो एक्सेलरेशन है वो के टी है ना, के टी है, टाइम के साथ ये वेरी हो रहा है, टाइम के साथ ये एक्सेलरेशन वेरी हो रहा है, टाइम के साथ ये एक्सेलरेशन कितना क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। तो टाइम के साथ अगर ये एक्सेलरेशन वेरी हो रहा है तो विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट का फ्रेम अगर देखोगे तो इसमें यही एक्सेलरेशन बोल सकते हो, या तो इसमें जो सूडो फोर्स लगता है वो ऑपोजिट में लगता है, सूडो फोर्स क्या लगता है, ऑपोजिट में लगता है, और कितना लगता है, m इंटू ए लगता है, ठीक है। m कितना दिया है, ये पार्टिकल ऑफ मास m दिया हुआ है, ठीक है, इसका मास m, ठीक है। तो क्या तुम इधर पे बोल सकते हो कि सूडो फोर्स जो लगता है, सूडो फोर्स जो लगता है वो कितना लगता है, सूडो फोर्स जो इधर पे लग रहा है वो लग रहा है m इंटू ए, बट ए तो इधर पे टाइम वेरिएबल है, तो ए के जगह में के टी में बिठा सकता हूँ, और तुम्हें डायरेक्शन समझ ही आ रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट होगा, ठीक है, नेगेटिव वगैरह यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेफ्ट लग रहा है। अच्छा, ये जो फोर्स आया है ना, ये तो टाइम वेरिएबल आ गया, टाइम वेरिएबल आ गया, और टाइम वेरिएबल फोर्स के लिए टाइम वेरिएबल फोर्स आ गया, और टाइम वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन तो डायरेक्ट तुम नहीं निकाल सकते हो, ठीक है, तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो वर्क डन जो भी आएगा वो तुम्हारा टाइम वेरिएबल है। देखना, डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल या तो टाइम वेरिएबल अगर होता है तो हमें इंटीग्रेशन के मदद लेना पड़ता है। तो इंटीग्रेशन इधर पे क्या हो जाएगा, एफ dx हो जाएगा, लेट्स से एफ dx cos थीटा, बट cos इधर पे 0 डिग्री बनेगा क्योंकि फोर्स भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही होगा, क्योंकि ये स्मूथ है, स्मूथ है मतलब इधर पे फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, ठीक है। अच्छा, तो देखना ये आ गया तुम्हारा एफ, एफ कितना दिया हुआ है, तो एम के टी दिया हुआ है, और ये dx चाहिए होगा हमें, ये dx कैसे निकालेंगे, तो ये जो fp तुम्हें पता चल गया ना, fp इक्वल टू तुम क्या क्या लिख सकते हो, m a मतलब इधर पे kt है, तो इधर से तुम अगर एक्सेलरेशन निकालोगे, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, fp बाई m हो जाएगा, m से जब इसको डिवाइड कर दोगे तो इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन आएगा ना वो kt के बराबर आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारा ट्रेन का है, उतना ही उसको ऑपोजिट में मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, इधर पे जब तुम इसको dv बाई dt लिखोगे तब तुम्हारे पास आ जाएगा kt, ठीक है, ये ऐसा ही एक जेई का क्वेश्चन था, बट उसमें सूडो फोर्स के बारे में नहीं था, बट आराम से तुम इधर से देखो, क्या तुम इधर पे dv इज इक्वल टू, ठीक है, तो ऐसा लिख सकते ना, dv बाई dt लिख सकते ना, तो dv इज इक्वल टू तुम क्या लिख सकते हो, kt dt, dv इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, kt dt लिख सकते हो, सही है, kt dt हो जाएगा तुम्हारा dv, बट हमें तो इधर पे dx चाहिए ना, dx चाहिए, तो और क्या लिख सकते हैं, और हमें इधर पे पता है कि जो v होता है, v, ठीक है, जो v होता है तो हम लोग लिख सकते हैं dx बाई dt, v को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dx बाई dt लिख सकते हैं ना, v को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dx बाई dt लिख सकते हैं, इधर से क्या निकाल सकते हैं क्या हम लोग, कुछ भी करके निकाल सकते हैं क्या dx का वैल्यू, dx का वैल्यू अगर आ जाए ना तो हम लोग क्या करेंगे, इधर से इधर पुट कर देंगे, ठीक है ना, ठीक है, इधर से v निकाल लेते, चलो इधर से v निकाल लेते, कैसे v निकालोगे, इधर इंटीग्रेट कर लो, इधर इंटीग्रेट कर लो, तो ही जाके हम लोग dx तक
पहुंच सकते, ठीक है। अच्छा, इधर अगर इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हारे पास के आ जाएगा और ये आ जाएगा टी स्क्वायर बाई टू। और सब कहानी इधर पे देखना, सब कहानी इधर पे में इन द टी, टाइम कितना दिया है, टी दिया है, मतलब पहले जीरो था और अभी कितना है, टी। तो टी से जीरो के बीच में हमें निकालना है, ठीक है। इसके वजह से मैं इधर पे बता रहा हूँ कि जीरो टू, अभी टी मत बिठाओ, अभी समथिंग स्मॉल टी मतलब वेरिएबल टाइम बिठा दो टाइम में। तो के टी स्क्वायर बाई टू तुम्हें दिख रहा होगा, तुम्हें क्या दिख रहा होगा, हाफ के टी स्क्वायर। अगर v तुम्हें पता चल गया, देखो v हमें पता चल गया, अगर v पता चल गया तो dx आराम से निकाल लोगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इधर से देखो dx क्या आ जाएगा, v dt आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। और यही तुम्हें इधर पे बिठाना पड़ेगा, m के टी, और dx के जगह में क्या बिठाओगे, dx के जगह में तुम बिठाओगे v dt। और v तुम्हारा कितना आ चुका है, वर्क डन बाई हमें सूडो फोर्स चाहिए, तो सूडो फोर्स के लिए वर्क डन इंटीग्रेशन ऑफ के एम के टी तो आ गया तुम्हारा फोर्स, और v dt, v के जगह में तुम्हें बिठाना पड़ेगा हाफ के टी स्क्वायर, और आ जाएगा बस dt। देखो v के जगह में हम लोग ने, dx के जगह में तुम क्या बिठा सकते हो, v dt, और v हम लोग ने कितना निकाला है, v हम लोग ने निकाला है हाफ के टी स्क्वायर, तो v के जगह में हाफ के टी स्क्वायर, और ठीक है, इधर से इधर देख लेना, ठीक है। तो तुम्हारे पास इधर पे जो जो कांस्टेंट है, जैसे कि एम के कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट है, एम के स्क्वायर सॉरी के स्क्वायर हो जाएगा, टू बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा टी क्यूब डी टी। और कहां से कहां चाहिए हमें, जीरो टू कैपिटल टी चाहिए, एम के स्क्वायर बाई टू, और ये आ जाएगा तुम्हारा टी क्यूब बाई थ्री। यही है क्या, नहीं टी क्यूब नहीं सॉरी, टी फोर बाई फोर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ना, इंटीग्रेशन में एक पावर इंक्रीज होगा कि नहीं, देखो ये टी क्यूब है तो ये आंसर आएगा टी टू द पावर फोर बाई फोर, और जब तुम इधर पे लिमिट्स बिठाओगे तो ये टी टू द पावर फोर बाई, क्या आ जाएगा तुम्हारा आंसर, वन बाई एट, कितना आ जाएगा, वन बाई एट एम के स्क्वायर टी टू द पावर फोर, ठीक है। इसको अच्छे से देख लेना, अच्छा क्वेश्चन है सूडो फोर्स का। सूडो फोर्स मतलब यह हम लोग ने क्या है, हम लोग ने थोड़ा बहुत मैकेनिक्स और इधर पे थोड़ा बहुत मैकेनिक्स ही यूज किया है कि एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकाला है, उस वेलोसिटी को dx चाहिए था हमें, तो dx इक्वल टू v dt लिख सकते। इधर पे जो भी फोर्स आया ना वो टाइम वेरिएबल आया था, फोर्स अगर टाइम वेरिएबल है तो इधर पे जो dx है उसको भी टाइम के साथ लिखना पड़ेगा, तो dx को हम लोग v dt लिख सकते। तो हमने क्या किया, एक्सेलरेशन निकाल के उसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करके वेलोसिटी निकाल लिया, वो वेलोसिटी इधर पे बिठा के dx बना लिया टाइम के साथ। टाइम के साथ जब बन जाएगा उसके बाद इंटीग्रेशन। तो अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं, हाँ अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से नोट करके रखना, ठीक है। अच्छे से इसको नोट करके रखना, प्राइस भी करना है टाइम टाइम पे। तो आगे हमें अभी पढ़ना है एनर्जीज के बारे में, ठीक है। तो हमारे पास अगर तुम देखोगे नेक्स्ट जो आता है वो आता है एनर्जी, आता है एनर्जी, ठीक है। वर्क डन भी खत्म नहीं हुआ है, वर्क डन में अभी भी कुछ चीजें बाकी है। क्या क्या चीजें बाकी है, अभी हमारे पास ग्रेविटी के लिए वर्क डन निकाल लिया, फ्रिक्शन निकाल लिया, सूडो फोर्स के लिए निकाल लिया, तो स्प्रिंग फोर्स के लिए बाकी, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स के लिए आराम आराम से हम लोग निकालेंगे आगे, जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लेंगे उसके बाद, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास जो एनर्जी होता है उसका डेफिनेशन अगर तुम 9 में देखोगे, सेम डेफिनेशन अभी भी तुम्हारा क्लास 11 में भी चलेगा, यही एडवांस तक सेम ही डेफिनेशन चलता है, दैट इज एबिलिटी, क्या होता है, एबिलिटी टू डू वर्क, या तो एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क is known as energy, work is known as energy। एनर्जी का अगर तुम्हें क्या बताना है, डेफिनेशन अगर तुम्हें कभी भी चाहिए था तो तुम ये डेफिनेशन से उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि कितना एबिलिटी है। अगर तुम्हारा एबिलिटी ज्यादा है वर्क करने का, तुम्हारा एनर्जी ज्यादा है, तुम्हारा एबिलिटी कम है वर्क करने का, तो तुम्हारा एनर्जी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अभी ये जो एनर्जी होता है ना, ये जो एनर्जी होता है वो हमारे पास दो तरीके का होता है, ठीक है। प्राइमरी दो तरीके का होता है, ठीक। तो हमें डील करना है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, पहले काइनेटिक लिख लो क्योंकि काइनेटिक पहले हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होता है हमारे पास, और हमारे पास अगर तुम देखोगे तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होता है, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। दो टाइप का एनर्जी के साथ हमें क्या करना है, डील करना है। क्लास 9 में भी किया था, अभी क्लास 11 में भी तुम्हें दो टाइप का एनर्जी के साथ डील करना है, ठीक है। अच्छा,
और एक चीज फिर से इधर पे तुम्हें देखने को मिलेगा, दैट इज कुछ तुम्हें मैकेनिकल एनर्जी करके तुम्हें इधर पे कुछ मिलने वाला है। मैकेनिकल एनर्जी, या तो इसको कोई कोई टोटल एनर्जी भी बोल देते हैं। ठीक है, ये क्या है, क्या है ये, मैंने क्या लिखा है इधर पे, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, आगे हमें पढ़ना भी है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो याद रखना, मैकेनिकल एनर्जी या तो टोटल एनर्जी भी इसको बोल सकते हो। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है कि ये जो दोनों एनर्जी हम लोग अभी सीखेंगे ना, उसका जब सम करेंगे, सम ऑफ क्या करेंगे हम लोग, सम करेंगे, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का सम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। इसलिए एम ई इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इस चीज को भी अच्छे से नोट करके रखना कि हमें मैकेनिकल एनर्जी कभी ना कभी चाहिए होगा हमें। तो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ एनर्जी, वन इज काइनेटिक एनर्जी, अनदर इज पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है वो उसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। सर एनर्जी क्या है, तो सिंपल डेफिनेशन उसका एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, या तो एबिलिटी टू डू वर्क, कितना वर्क तुम कर सकते हो, तुम्हारा एबिलिटी कितना है। अगर ज्यादा है तो तुम्हारा क्या होगा, एनर्जी। देखो एनर्जी और अगर देखोगे वर्क, तो एक्चुअली क्या है, और रिलेट कर सकते हो उसको। ठीक है, जितना तुम बोल सकते हो, जितना ज्यादा तुम्हारे पास एनर्जी है उतना ज्यादा काम कर सकते हो, या तो जितना ज्यादा काम कर रहे हो उतना तुम्हारे पास एनर्जी, इस वर्षा है थोड़ा बहुत। और रिलेट कर सकते हो उसको वर्क एनर्जी थ्योरम से, हम लोग उसको रिलेट भी करेंगे वर्क डन, और हम लोग काइनेटिक एनर्जी को रिलेट करेंगे तुम्हारा WET से, वर्क एनर्जी थ्योरम से। वर्क और एनर्जी थ्योरम तुम्हें वर्क और एनर्जी का बीच का रिलेशन को समझाता है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना, इसके साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे और हम लोग कैसे काइनेटिक एनर्जी को समझेंगे। नेक्स्ट क्लास, आज भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट क्लास और थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे और अच्छा लेवल का क्वेश्चन करेंगे, एडवांस का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में जो जो आया है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में वर्क एनर्जी थ्योरम हो जाएगा तुम्हारा, थोड़ा बहुत हो जाएगा। उसके बाद उसका क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट। तो पहले हमें काइनेटिक एनर्जी खत्म करना है, फिर उसके साथ साथ वर्क एनर्जी थ्योरम को खत्म करना है। चलो स्टार्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी। आई होप तुम्हें पता होगा कि काइनेटिक एनर्जी को तुम लोग हमेशा हाफ एम बी स्क्वायर बोलते हो, लेकिन कभी इसको प्रूफ क्या है क्या, या तो हाफ एम बी स्क्वायर जो तुम क्लास 9 में सीखा था, क्या वो करेक्ट है क्या, तो हम लोग इधर पे समझेंगे। तो याद रखना, इधर पे मैं एक बार मैं दिखा देता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन, अच्छे से ये नोट कर लेना। ठीक है, नहीं तो तुम्हारा गलत हो जाएगा। ये पहले नोट कर लेना कि काइनेटिक एनर्जी जो है ना, वो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिपेंड करता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो है ना, वो भी तुम्हारा फ्रेम पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो तुमने हाफ एम बी स्क्वायर जो तुमने सीखा है ना, वो गलत हो जाएगा। आज 9 तक तुम्हारा हाफ एम बी स्क्वायर तुमने लिखा था, तो एक्चुअली अभी गलत हो जाएगा। अभी मैं समझाता हूँ तुम्हें। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है, काइनेटिक एनर्जी का मतलब इधर पे लिखा हुआ है अच्छे से, तो तुम्हें पता है कि किसी भी बॉडी का एनर्जी के वजह से, इफ अ बॉडी एनर्जी नहीं, क्या बॉडी में अगर मोशन है, तो मोशन ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन एक एनर्जी स्टोर होता है। जैसे कि इधर पे एक अगर हमारे पास बॉल है जिसका मास m है, ठीक है, और इसको तुमने कुछ मोशन दिया है, क्या दिया है, मोशन दिया है, मतलब स्पीड, वेलोसिटी, ये सब तुमने दिया है, तब जाके इसमें एक एनर्जी स्टोर होगा। इसमें क्या होगा, एक एनर्जी स्टोर हो जाता है, इसके पास एक एनर्जी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। इसके पास जो एनर्जी होगा उसको हम लोग बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी क्यों आया है इधर पे, बिकॉज इसके पास एक मोशन है। अगर मोशन नहीं होता, अगर इसके पास मोशन जीरो होगा, इफ देयर इज नो मोशन, या तो मोशन नहीं है मतलब जीरो। अगर मोशन नहीं है तो एनर्जी भी तुम क्या बोलोगे, काइनेटिक एनर्जी भी नहीं है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते अगर मोशन नहीं है। अगर मोशन है तो यस काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन अगर मोशन नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी नहीं है। इतना तुम्हें अच्छे से समझ आना चाहिए। ठीक है, अब बात ये है, बात इधर से स्टार्ट होता है। ठीक है, मोशन, ये जो मोशन है ना, इधर से कहानी स्टार्ट होता है। ये जो मोशन है ना, इधर से कहानी स्टार्ट होगा क्लास 11। ये जो मोशन जीरो जो हम लोग बोल रहे हैं ना, तो मोशन ना वो तो रिलेटिव है, तुम्हें पता है, जो मोशन है वो तो रिलेटिव है। ठीक है, फ्रेम पे डिपेंड करता है। मोशन जो है ना वो फ्रेम पे डिपेंड करता है, मोशन जो है वो फ्रेम पे डिपेंड करता है, मोशन जो है वो रिलेटिव है। तो मोशन अगर रिलेटिव है तो काइनेटिक एनर्जी अगर तुम लिख रहे हो ना,
काइनेटिक एनर्जी जो तुम्हें पता है, अभी आज प्रूव करेंगे हम लोग इसको, हाफ एम वी स्क्वायर जो लिखते हो ना, वो तुम्हारे लिए एक्चुअली क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये जो हाफ एम वी स्क्वायर हम लोग ने इधर पे लिखा है वो अभी एक्चुअली गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, इट इज रॉन्ग। तो मोशन जो है वो फ्रेम पे डिपेंड, तुम बोल सकते हो मोशन जो है वो रिलेटिव है। क्या बोल सकते हो इसको, रिलेटिव है, मींस आ रिलेटिव टर्म। तो ये अगर रिलेटिव टर्म है, तुम्हारा जो काइनेटिक एनर्जी है ना, तो अगर सही से लिखना है, ठीक है, सही से अगर लिखना है तो तुम हमेशा तो लिखना हाफ एम और सामने लिख देना वी रिलेटिव। क्या लिख देना, वी रिलेटिव का स्क्वायर। ये हो जाएगा तुम्हारा करेक्ट डेफिनेशन। हाफ एम बी स्क्वायर जो चलाते हो में तुम्हें थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। क्या चेंज करना चाहिए कि रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट इधर पे यूज करना चाहिए। रिलेटिव वेलोसिटी इधर पे यूज करना चाहिए। ठीक है, तुम्हें इधर पे सिंपल रिलेटिव वेलोसिटी। तो मतलब अगर मैं हाफ एम बी स्क्वायर लिख रहा हूं तो उसमें जो v होगा ना, वो v रिलेटिव ही होगा। अगर मैं लिख रहा हूं हाफ एम बी स्क्वायर तो मुझे पता है कि v का मतलब इधर पे v रिलेटिव है। तो हमेशा हम लोग हाफ एम वी रिलेटिव स्क्वायर नहीं लिखेंगे, हमेशा हम लोग हाफ एम वी स्क्वायर लिखेंगे, बट उसमें जो v होगा ना, उसमें जो v होगा वो हमेशा v रिलेटिव, वो हम लोग मीन कर रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए पहले से। क्या हाफ एम बी स्क्वायर सर ने बोला तो मतलब v का मतलब v रिलेटिव है। ठीक है, अगर ग्राउंड से देख रहे हो तो तुम हाफ एम बी स्क्वायर मतलब ग्राउंड से देखो, ग्राउंड रेस्ट में है, इसके वजह से तुम हाफ एम बी स्क्वायर क्लास 9 से तुमने सीख के आया। बट अभी अगर दो फ्रेम अगर अलग अलग आया, जैसे कि मैं इधर पे अगर एग्जांपल दूं, जैसे कि ये एक बॉडी है का मास m है जो कि v1 स्पीड से चल रहा है। ठीक है, और एक इंसान है, ठीक है, ये 1 है, ये अगर 2 है तो इसका मास m है, इसका मास छोड़ दो, इसका मास नहीं चाहिए, ये v2 से मूव कर रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर निकालना है हमें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन एज सीन बाई टू के रेस्पेक्ट में अगर काइनेटिक एनर्जी निकालना है 1 का, तो तुम कितना निकालोगे बोलो तो? तुम काइनेटिक एनर्जी को कितना लिख सकते हो? ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को कितना लिख सकते हो? तो तुम लिखोगे सर हाफ एम और v रिलेटिव स्क्वायर लिखना पड़ेगा तुम्हें इस बार। ठीक है, क्योंकि दोनों इधर पे मोशन में है, दोनों इधर पे अगर मोशन में है तो तुम्हें इधर पे देखना पड़ेगा कि हाफ एम, देखो विद रेस्पेक्ट टू हिम तुम्हें इसका वेलोसिटी लिखना पड़ेगा। तो अगर इसके रेस्पेक्ट में अगर तुम्हें लिखना है तो इसका वेलोसिटी उसमें उल्टा करके देना पड़ता है ना, रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी उल्टा करके दे दो तो उसका जो वेलोसिटी आ जाएगा वो आ जाएगा v1 माइनस v2 का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी देखे क्या, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? तो वो फ्रेम पे डिपेंड करता है। अलग अलग फ्रेम से अगर देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी अलग अलग हो जाएगा। इसलिए तुम्हें इधर पे मैंने सिखाया कि तुम्हें इधर पे अच्छे से नोट करना है, नोट ये करना है कि काइनेटिक एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिपेंड करता है। या तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, तो देखो इधर पे लिखा हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी हमेशा बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, बाय वर्च्यू ऑफ एनी बॉडी, अगर कोई भी बॉडी है का मोशन के वजह से काइनेटिक एनर्जी आता है, रोल बेसिकली आता है बिकॉज ऑफ मोशन। तो मैंने तुम्हें बताया कि मोशन इधर पे अगर जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है। लेकिन ये जो मोशन है ना, ये जो मोशन है इसका भी मैंने तुम्हें कहानी समझाया। ये जो मोशन है, ये मोशन तो दो तरीके का हो सकता है। ठीक है, या तो ये जो मोशन है वो एक रिलेटिव टर्म है, तो मोशन है तो एक एक्चुअली रिलेटिव टर्म है। तो ये अगर तुम लिखोगे ना हाफ एम बी स्क्वायर, वो गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि मोशन क्या है, रिलेटिव है। तो तुम्हें हाफ एम वी रिलेटिव स्क्वायर लिखना चाहिए। हाफ एम बी स्क्वायर में तुम्हें v का वैल्यू इधर पे रिलेटिव में बिठाना चाहिए कि कौन सा फ्रेम से देख रहे हो हमें पता होना चाहिए। समझ आया ना बात? आई होप तुम्हें अभी कुछ नया चीजें पता चला। ठीक है, और इसका अगर यूनिट तुम्हें लिखना है ना, यूनिट अगर तुम्हें लिखना है तो हमेशा तुम इसको जूल लिखोगे। ठीक है, हमेशा क्या लिखोगे, जूल लिखोगे। और अगर ये हो गया तुम्हारा एसआई, अगर सीजीएस लिखना है तो तुम्हें पता होगा कि सीजीएस यूनिट इसका क्या हो जाएगा, जूल का क्या होता है, आर्क होता है, आर्क। और तुम्हें पता होगा कि इन दोनों को हम लोग 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 आर्क भी इधर पे लिख। ठीक है, ये हम लोग उसको रिलेट कर सकते हैं। और इधर पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है वो, जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो एक काइनेटिक एनर्जी इज अ
स्केलर क्वांटिटी। कभी कभी लोग पूछते हैं मुझे, स्टूडेंट ये पूछते हैं कि काइनेटिक एनर्जी तो एक वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, क्योंकि इधर पे जो वी रिलेटिव है वो तो सर वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ एम वी स्क्वायर ही है। हाफ एम वी मतलब इधर पे वी रिलेटिव है। ठीक है, मेरे मेरे हिसाब से अगर वी लिख रहा हूं तो अभी वी रिलेटिव ही लिख रहा हूं मैं। तो इस चीज को तुम लिख सकते हो हाफ एम वी डॉट वी लिख सकते हो। मतलब ये डॉट प्रोडक्ट में आता है। एनर्जी या तो वर्क डन, एनर्जी या तो वर्क डन स्केलर होता है ना, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे वेक्टर हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट में आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं। ठीक है, तो इधर पे तुम अच्छे से इसको नोट करके रखना, ये तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट में तुम इसको लिख सकते। ठीक है, ये तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट हो गया। डॉट प्रोडक्ट में हमेशा याद है ना, डॉट प्रोडक्ट में हमेशा स्केलर आता है आंसर, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो हाफ एम वी डॉट वी एक्चुअली तुम्हें करना चाहिए, तो हाफ एम वी स्क्वायर तुम्हें इधर पे मिल जाएगा। वी डॉट वी तुम्हें आई होप पता है कि वी डॉट वी अगर करोगे ना, वी डॉट वी करने से क्या आ जाएगा, वी का मॉड, वी का मॉड, और वी में कॉस कितना बनेगा, कॉस जीरो इज 1, तो वी का मॉड और वी का मॉड, तो वी का मॉड मतलब वी का मतलब वी, तो वी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, वी डॉट वी मतलब वी स्क्वायर, तो मैंने इधर पे समझा दिया। तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। बेसिकली तुम्हें इधर पे काइनेटिक एनर्जी अगर तुम्हें समझना है तो काइनेटिक एनर्जी को तुम समझना कि हाफ एम वी रिलेटिव स्क्वायर होता है, क्योंकि वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिपेंड करता है, और वो एक स्केलर क्वांटिटी है। उसका अगर ऐसा यूनिट देखोगे तो जूल है, और सीजीएस यूनिट अगर देखोगे तो आर्ग है। ठीक है, तो सिंपल बात है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि ये आया कैसे, ये हाफ एम वी स्क्वायर आया कैसे। चलो इसको भी हम लोग इधर पे निकाल लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी को भी हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ करते हैं हम लोग, चलो प्रूफ। काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो हाफ एम वी स्क्वायर होता है। अगर तुम्हें ये पहले से आता है तो तुम इसको इग्नोर करके स्किप कर दो और आगे चले जाओ। आगे हमें क्या करना है, इसका क्वेश्चंस वगैरह करना है और मोमेंटम को भी देखना है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन देखना है, जो कि बहुत फेमस है। ठीक है, तो हाफ एम वी स्क्वायर मुझे प्रूफ करना है। हाफ एम वी स्क्वायर प्रूफ करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं बताओ। मैं इधर पे क्या कर रहा हूं देखो। ठीक है, मैंने इधर पे ले लिया, मैंने इधर पे एक क्या ले लिया, एक तुम्हारा सरफेस ले लिया। ठीक है, इस सरफेस में मैं क्या कर रहा हूं, एक बॉल इधर पे रखूंगा। अभी क्या कर रहा हूं, एक बॉल को मैंने इधर पे रख दिया। ये हमारा एक बॉल है जिसका मास m है, और लेट से ये इनिशियली इधर पे रेस्ट में है जब टाइम कितना है हमारे पास, जीरो। टाइम जब जीरो है तब इनिशियल वेलोसिटी उसका जीरो है। ठीक है, अच्छा, तो मैंने क्या किया, इसको एक कांस्टेंट फोर्स लगाया। मैंने क्या किया, इसको एक कांस्टेंट फोर्स लगाया। फोर्स नहीं लगाओगे तो ये अपना स्टेट नहीं चेंज करेगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन। ठीक है, तो मैंने एक कांस्टेंट फोर्स उसको लगाया, जिसके बाद वो t इजिकल टू टी, कितना, t इजिकल टू टी, तो मैंने एक कांस्टेंट फोर्स लगाया जिसके वजह से वो t इजिकल टू टी टाइम बाद, कुछ टाइम बाद, अभी भी फोर्स उसका कांस्टेंट अभी भी चालू है। ठीक है, ऐसा नहीं कि फोर्स मैंने थोड़ा देर के लिए लगाया, फोर्स अभी चल ही रहा है। ठीक है, कांस्टेंट फोर्स मैंने उधर हमेशा थ्रू आउट द जर्नी मैं कांस्टेंट फोर्स लगाया, और t इजिकल टू टी टाइम बाद, t इजिकल टू टी टाइम बाद अभी लेट से इसका जो वेलोसिटी है और समथिंग अभी हम v हो गया। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कर रहे हैं अभी सब, ग्राउंड से देख रहे हो ये सब। ठीक है, और t इजिकल टू टी टाइम बाद, इजिकल टू टी टाइम बाद इसका वेलोसिटी अभी कितना हो गया, v हो गया। ये मैंने उसको एक कांस्टेंट फोर्स लगाया, मैंने एक कांस्टेंट फोर्स इसको लगाया। ठीक है, अच्छा, उतना में समझ आ गया। तो इस कांस्टेंट फोर्स के वजह से क्या तुम मुझे इसका काइनेटिक एनर्जी निकाल के बता सकते हो। या तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब ही तुम्हारा क्या होता है, एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क, मतलब वर्क निकालना ही इसका क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। मतलब इधर से इधर जितना वर्क हुआ होगा वही उसका काइनेटिक एनर्जी में चला गया होगा। क्यों, क्योंकि ये मोशन हो रहा है ना, इधर पे क्या हो रहा है, ये मोशन हो रहा है। ये जो मोशन हो रहा है, मोशन के वजह से, इस मोशन के वजह से जितना वर्क डन हुआ होगा, जितना वर्क हुआ होगा, इस मोशन के वजह से जो वर्क हुआ होगा वही तुम्हारा क्या हो गया, उसका काइनेटिक एनर्जी में चला गया होगा। ये जो वर्क हुआ होगा ये
में स्टोर हो गया होगा। ठीक है, ये तुम्हें इधर पे समझ आ गया। तो जितना वर्क डन हुआ होगा उसको ही हमें इधर पे निकालना है, जो कि इसका काइनेटिक एनर्जी में स्टोर हो गया होगा। तो काइनेटिक एनर्जी अगर निकालना है तो वर्क डन निकाल लो इधर पे। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा होता है। तो देखो, फोर्स जिस तरफ लगा है ना, डिस्प्लेस भी इस तरफ ही हुआ है। देखो, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हुआ है एस, देखो ऐसे डिस्प्लेस हुआ है ना, तो एस डिस्प्लेसमेंट हुआ है और इधर डिस्प्लेसमेंट, इधर ही फोर्स है, तो इसलिए एफ एस इधर पे कितना लिख सकते हो? cos 0 लिख सकते हो। cos 0 इज 1। अच्छा, एफ मैंने कितना लगाया? तो देखो, इसका मास अगर m है, इसका मास अगर m है, तो फोर्स को मैं लिख सकता हूं ना m इंटू ए। फोर्स को मैं लिख सकता हूं m इंटू ए, और डिस्प्लेसमेंट को अभी के लिए s लिख दो। डिस्प्लेसमेंट को अभी के लिए क्या लिख दो? a लिख दो। अच्छा, मैं इधर पे, क्योंकि एक्सेलरेशन इधर पे कांस्टेंट है, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो क्या मैं इधर पे न्यूटन का थर्ड इक्वेशन यूज कर सकता हूं? दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए एस इधर पे यूज कर सकता हूं। जहां पे तुम्हें u दिख रहा है कि 0 है, बट ट्वाइस ए, तो ऐसे हम लोग इधर से s निकाल सकते हैं ना, v स्क्वायर बाई 2a इक्वल टू s लिख सकते कि नहीं? बताओ, ये तो लिख ही सकते। तो ये इधर पे आके पुट कर दो, बस हो गया आंसर कि m a के जगह में v स्क्वायर बाई ट्वाइस ए के जगह नहीं, एस के जगह एम ए, और एस के जगह में वी स्क्वायर बाई ट्वाइस ए। देखो, एन ए को मारा, आंसर आ गया हाफ एम वी स्क्वायर। आंसर कितना आ गया? हाफ एम वी स्क्वायर। तो देखो, काइनेटिक एनर्जी मैंने प्रूव कर दिया कि हाफ एम वी स्क्वायर। देखो, हाफ एम वी स्क्वायर आ गया तुम्हारा। ठीक है, तो ये मैंने तुम्हें दिखाया कि फोर्स अगर कांस्टेंट है तो भी हम लोग निकाल सकते हैं। इफ फोर्स इज कांस्टेंट, फोर्स अगर कांस्टेंट है तो मैंने इधर पे निकाल के तुम्हें दिखाया। फोर्स इज कांस्टेंट, तो मैंने तुम्हें काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हाफ एम वी स्क्वायर प्रूफ करके दे दिया। ठीक है, जितना तुमने काम किया वही तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाएगा? इधर पे स्टोर हो जाएगा। वो मैंने इधर पे प्रूफ करके दिखाया कि हाफ एम वी स्क्वायर आ गया काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अच्छा, इसी तरह तुम्हें अभी प्रूफ करना है, इसी तरह चलो प्रूफ करते, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हमें करना है ड्यू टू तुम्हारा क्या, उसी तरह हमें करना है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम को भी हम लोग दो तरीके से प्रूफ करेंगे, एक तो कांस्टेंट फोर्स के लिए और एक तो तुम्हारा वेरिएबल फोर्सेस। तो अभी अगर वेरिएबल फोर्स अगर हुआ तो हम लोग कैसे निकालें? ठीक है, अभी जो काइनेटिक एनर्जी हमें दिखाना है कि हाफ एम वी स्क्वायर होता है, बट इस बार फोर्स क्या होगा? वेरिएबल। ठीक है, इस बार फोर्स क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा। हाफ एम वी स्क्वायर ही प्रूफ करना है, बट फोर्स इस बार वेरिएबल है। इफ फोर्स इज वेरिएबल। अच्छा, फोर्स अगर वेरिएबल है तो चलो इसको हम लोग प्रूफ करके देखते हैं। फोर्स अगर वेरिएबल है, एक काम करता हूं मैं, इट इज, ठीक है। अच्छा, तो इधर पे देखना, मैंने क्या किया, फिर से मैंने इधर पे एक मास ले लिया जो कि m है, और उसको मैंने इधर पे फोर्स जो लगाया वो इस बार वेरिएबल है। ठीक है, इस बार फोर्स जो है वो वेरिएबल है, और आफ्टर सम टाइम फोर्स तो अलग हो गया होगा। अभी भी कुछ फोर्स एफ डैश एल है, तो इसने इधर से इधर डिस्प्लेसमेंट किया। लेट्स से इनिशियली तब कुछ जीरो से स्टार्ट हुआ जब टाइम जीरो था, और फाइनली उसका वेलोसिटी अभी समथिंग v हो गया होगा। फाइनली उसका वेलोसिटी कितना हो गया? v हो गया, और टाइम कितना है? t। टाइम कितना हो गया होगा? t। ठीक है, अच्छा, तो इसमें अगर हमें फिर से वर्क डन अगर निकालना है तो इस बार जो वर्क डन होगा, ठीक है, पर काइनेटिक एनर्जी निकालना है ना, तो काइनेटिक एनर्जी फिर से मैं लिखूंगा एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क। तो एबिलिटी टू डू वर्क अगर मैं इधर पे लिख रहा हूं, एबिलिटी टू डू वर्क अगर मैं इधर पे लिख रहा हूं, तो वर्क इधर पे निकालना पड़ेगा। और वर्क तुम्हें पता है कि वेरिएबल फोर्सेस के लिए वर्क हम लोग निकालते हैं एफ एस कॉस थीटा, एफ डी एस कॉस थीटा। ठीक है, इधर पे कॉस थीटा जो होगा वो एक्चुअली 0 डिग्री होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि फोर्स भी इस तरफ और डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर तुम डिस्प्लेसमेंट इधर पे ले भी लोगे, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट इधर पे मान लो कि थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ है, तो ds जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो इसी तरफ हुआ है और फोर्स भी इसी तरफ ही लग रहा है। ओके, तो फोर्स के जगह में मैं क्या इधर पे m इंटू ए यूज कर सकता हूं, और इधर पे ds, और cos तो इधर पे 0 हो गया, cos 0 इज 1, तो इधर पे ma मैं यूज कर सकता हूं। m तो कांस्टेंट है मास, और a के जगह में मैं इधर पे क्या यूज कर सकता हूं? देखो, a को हम लोग लिख सकते हैं क्या अच्छे से, हमें हाफ एम बी स्क्वायर प्रूफ करना है, तो क्या मैं a को, क्योंकि इधर पे ds है
इधर पे क्या है, ds है ना, तो क्या मैं a को db बाई डी db बाई ds लिख सकता हूँ? a जो होता है वो db बाई dt भी होता है, बट टाइम के साथ इधर पे कोई पंगा नहीं है, तो इधर पे तुम्हें v db बाई ds ही लिखना पड़ेगा। तो m v db बाई ds a के जगह में लिख लो, और इधर पे तुम ds लिख लो, cos 0 इज 1, तो ये कैंसिल हो गए, m बाहर आ जाएगा और तुम्हारे पास v db रह जाएगा। कितना रह जाएगा, v db, और इधर से जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे तो काइनेटिक एनर्जी जो आ जाएगा, देखो इधर पे देख ला, m और इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा, m इंटीग्रेशन ऑफ क्या बच गया, v db, और इसको 0 टू तुम्हें क्या करना है, v इधर पे इंटीग्रेट, 0 से v, देखो v कहां से कहां चेंज हो रहा है, 0 से v करोगे तो v स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, तो m क्या आ गया, v स्क्वायर बाई 2, तो फिर से काइनेटिक एनर्जी मैंने कर दिया हाफ m, ठीक है। तो सिंपल इसका डेरिवेशन है, आराम से तुम देख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी को तुम प्रूव कर सकते हो, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। फिर चलो आगे, हमें कुछ ग्राफ्स के बारे में इधर पे डिस्कस करना है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बहुत नीट में अगर देखोगे बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे आया था, ठीक, यही में भी आ सकता है। तो हमें काइनेटिक एनर्जी पता है, हाफ एम वी रिलेटिव का स्क्वायर होता है, हम लोग हाफ वी स्क्वायर ही लिखेंगे, ठीक है। ये जो तुम्हारा इक्वेशन है, इससे हम लोग ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। कैसे कैसे देखो, सबसे पहले बना लो ग्राफ, बना लो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस v का ग्राफ बना लो, जहां पे तुम्हारा मास कांस्टेंट है, ठीक है। और मास भी वेरिएबल होता है क्या, यस, मास भी वेरिएबल हो सकता है, मास भी वेरिएबल हो सकता है। जब हम लोग रॉकेट का कहानी पढ़ते हैं तब मास वेरिएबल होता है। अच्छा, तो इधर पे मास अगर कांस्टेंट है तो अच्छे से देखो, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मास कांस्टेंट होगा तो काइनेटिक एनर्जी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, काइनेटिक एनर्जी इधर पे y एक्सिस में है और v इधर पे x एक्सिस में है, तो y इज इक्वल टू x स्क्वायर का ग्राफ बन गया। तो y के ऊपर 1 है और x के ऊपर में 2 है, तो जिसके ऊपर कम पावर होता है उसके तरफ होता है ग्राफ, y के ऊपर ग्राफ होगा मतलब काइनेटिक एनर्जी के तरफ हो जाएगा ग्राफ, तो इस ये ग्राफ ऐसा, ठीक है। अगर v के पावर अगर कम होता तो v के तरफ होता, काइनेटिक एनर्जी के पावर कम है तो काइनेटिक एनर्जी के तरफ हो गया ग्राफ, एक ग्राफ हो गया। चलो अभी दूसरा ग्राफ निकालते हैं। अभी हमें काइनेटिक एनर्जी वर्सेस लेट्स से मास का ग्राफ निकाल लेते हैं, ठीक है। गिवन दैट v तुम्हारा कांस्टेंट है, अगर v तुम्हारा कांस्टेंट होगा, देख लेना अच्छे से, v तुम्हारा कांस्टेंट है, अगर v तुम्हारा कांस्टेंट होगा, v कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास हो रहा है, मतलब y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। देखो y एक्सिस में काइनेटिक एनर्जी, x एक्सिस में मास, तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो सर स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। ये पैराबोलिक ग्राफ हो गया। ये ऐसे ही करके और भी चीज निकाल सकते हैं, जैसे कि मुझे अगर क्या निकालना है, 1/m का ग्राफ निकाल लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी 1/m का ग्राफ, 1/m, और गिवन दैट v फिर से इधर पे कांस्टेंट, v अगर फिर से कांस्टेंट होगा, चलो इसको अच्छे से कि 1/m चाहिए ना, तो काइनेटिक एनर्जी लिखो पूरा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू तुम्हारे पास आ जाएगा हाफ m v स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी पाई m, ऐसा लिख सकते हैं क्या, पाई m इक्वल टू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2, v स्क्वायर बाई 2 तो कांस्टेंट ही है, काइनेटिक एनर्जी को y लिख लो और 1/m को x लिख सकते हो। देखो 1/m को x, क्योंकि x एक्सिस में 1/m है, ठीक है, तो y इंटू एक्स हो गया, मतलब y x, या तो xy लिख सकते हो, 1/m को x लिख दिया और काइनेटिक एनर्जी को y लिख दिया, और ये तुम्हारा कांस्टेंट है। क्या तुम्हें ये ग्राफ दिखा क्या, यस, बेसिक मैथ्स में मैंने तुम्हें पढ़ाया था, दैट इज एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ तुम्हारा बन जाएगा इधर पे, क्या बन जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसा होता है सर, सही बात है कि नहीं, ओके। तो ऐसे करके तुम इधर पे ग्राफ बना सकते हो, और कुछ बाकी है क्या देख लो, एक तो ये बना सकते थे, एक तो ये बना सकते थे, फिर हमें इधर पे और क्या चीज़, हमें काइनेटिक एनर्जी वर्सेस v तुम्हें मिल चुका है, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस m तुम्हें मिल चुका है, और काइनेटिक एनर्जी वर्सेस 1/m भी तुम्हें मिल चुका है, ठीक है। एक क्वेश्चन जितना याद आ रहा है, कुछ
रूट एनर्जी का ग्राफ पूछा था, रूट ई का ग्राफ पूछा था। रूट ई का ग्राफ अभी किसके साथ पूछा था वो मुझे याद है, शायद वी के साथ पूछा है, ठीक है, शायद मुझे जो याद आ रहा है, एक्सटेंडेड बुक का ही क्वेश्चन है, तो वी के साथ पूछ लिया, ठीक है। ई मतलब इधर काइनेटिक एनर्जी है। अच्छा, तो इसी चीज को गिवन दैट इधर पे मास कांस्टेंट है, मास ऑफ द बॉडी कांस्टेंट। तो मास अगर कांस्टेंट होता है तो तुम काइनेटिक एनर्जी को ई लिख लो, ई इज इक्वल टू तुम हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकते हो, यस लिख सकते। और तुम्हें रूट ई चाहिए तो रूट इधर पे क्या कर लो, दोनों साइड में यूज कर लो। तो रूट मैंने यूज कर लिया और इधर पे भी मैंने क्या किया, इसमें भी रूट यूज कर लिया और इसमें भी रूट यूज, ये वी आ जाएगा, ठीक है। हमें तो चाहिए रूट ई और वी का ग्राफ चाहिए, तो ये तो ऐसे भी कांस्टेंट हो गया, तो रूट ई अगर तुम देखोगे, रूट ई अगर तुम देखोगे वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी आ जाएगा, ठीक है। समझ आया क्या, ये इंपॉर्टेंट बात। तो रूट ई मतलब तुम्हारा वाई एक्सिस में है रूट ई, और ये तुम्हारा एक्स एक्सिस में है तुम्हारा एक्स वी, वी तुम्हारा एक्स एक्सिस में, तो ये हो गया तुम्हारा एक्स, और ये तुम्हारा वाई एक्सिस में है, तो मतलब वाई और एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया है, मतलब ये भी तुम्हारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाए, ठीक है। तो रूट ई वर्सेस वी, तो मतलब कैसे भी करके तुम इधर से क्या कर सकते हो, ऐसे इक्वेशन बना के तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई भी ग्राफ को तुम ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। आसान है, आराम से इसको नोट करो और फिर चलो आगे, रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लिनियर मोमेंटम। इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी और लिनियर मोमेंटम, याद है क्या लिनियर मोमेंटम, लिनियर मोमेंटम के बीच में हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना। तो ग्राफ भी अभी ड्रॉ करेंगे, पहले इसका रिलेशन को हम लोग ड्राइव कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो होता है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को के लिख रहा हूं अभी, काइनेटिक एनर्जी जो के हमारे पास है वो हमारे पास है हाफ एम वी रिलेटिव, ठीक है। अच्छा, हाफ एम वी स्क्वायर है ना, हमें पता है कि लिनियर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये तुम्हें याद होना चाहिए। लिनियर मोमेंटम क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और इसका अगर तुम्हें मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड वही तुम्हारा मास इंटू वेलोसिटी होता है, ठीक है। ये अगर मास इंटू वेलोसिटी होता है तो मैं क्या कर रहा हूं, इधर पे एम स्क्वायर वी स्क्वायर और नीचे एक एम से मैंने इंटू डिवाइड कर दिया। देखो ऊपर में एक मास से मैंने इंटू कर लिया तो एम स्क्वायर बन गया, और नीचे उस मास को मैंने डिवाइड भी कर दिया ताकि बैलेंस आउट हो जाए। तो हाफ, ये देखो एम वी कॉमन ले लो और स्क्वायर कर दो और डिवाइडेड बाय मास कर दो, और एम वी को ही मैं पी लिख सकता हूँ कि नहीं, तो ये आ गया तुम्हारा पी स्क्वायर आ जाएगा ऊपर, एम वी को पी लिख दो और नीचे आ जाएगा ट्वाइस एम। तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो पी स्क्वायर बाई ट्वाइस एम होता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो पी स्क्वायर बाई ट्वाइस एम होता है, या तो इससे इसका जो तुम्हारा और भी इंपॉर्टेंट जो इसका हम लोग याद करते हैं, डेट इज काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख दो, क्या लिख देते काइनेटिक एनर्जी को है, और इसका जो फेमस जो तुम्हारा रिलेशन है दैट इज 2m के इधर आ जाएगा और इधर पे पी स्क्वायर आ जाएगा, तो इधर से p इज इक्वल टू तुम क्या लिख सकते हो, रूट ओवर 2m के। आई होप ये तुम्हें याद रहे, ठीक है। एक ही बात है, पी स्क्वायर बाई ट्वाइस एम, काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर बाई ट्वाइस एम, या तो क्या p इज इक्वल टू रूट ओवर 2m के, दोनों ही तुम्हें एक्चुअली याद रहना चाहिए। आज हम लोग उसको अच्छा, ये दोनों चीजें अच्छे से समझ लेना तुम। कभी एक चीज है इसमें जो अभी इधर पे समझते हैं, दैट इज इफ वी नो p, अगर हमें लिनियर मोमेंटम पता है देन वी कैन फाइंड काइनेटिक एनर्जी। यस, अगर लिनियर मोमेंटम लेट्स से इज 40 है, लेट्स से 40 ना देगा 25, लिनियर मोमेंटम है, मोमेंटम मतलब मास इनटू क्या है, वेलोसिटी, केजी मीटर, केजी पर मीटर, केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो लिनियर मोमेंटम जो आ गया वो केजी मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। तो इधर से अगर काइनेटिक एनर्जी निकालना है ना, काइनेटिक एनर्जी तुम अच्छे से निकाल सकते हो, के इज इक्वल टू आराम से तुम बोल सकते हो कि रूट ओवर 2m, के इज इक्वल टू सॉरी, काइनेटिक एनर्जी होता है तुम्हारा पी स्क्वायर बाई ट्वाइस एम, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो ट्वाइस एम होता है, और p अगर तुम्हें दिया हुआ है 25 स्क्वायर, और मास भी लेट से हम लोग मास मान लेते, मास दिया है 25 के, तो आराम से तुम क्या कर सकते हो, ट्वाइस एम के जगह में ये बिठा सकते हो, ये कैंसिल होके 25 बाई 2 आ जाएगा, ठीक है नहीं, ये कैंसिल आउट होके 25 बाई 2 आ गया, तो 12.5 आ गया तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी, दैट इज मीटर पर, तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी है ना तो जूल आ गया, काइनेटिक एनर्जी है ना तो जूल, ये आ गया तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। लेकिन इफ अभी ये समझना अच्छे से, सिंपल कहानी है, इफ
काइनेटिक एनर्जी अगर दिया हुआ है, कितना आया है काइनेटिक एनर्जी 12.5, काइनेटिक एनर्जी अगर दिया है 12.5 जूल एंड मास अगर दिया हुआ है 25 केजी, जो अभी अभी जो एग्जांपल में मैंने लिया था, सिंपल बात मैं बता रहा हूं कि अगर तुम्हारे पास पी दिया हुआ है तो के आराम से निकाल सकते हो, दैट इज तुम कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, टी स्क्वायर बाई 2m यूज कर लेना, ठीक है, आ जाएगा आंसर, ठीक है। लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी दिया है और तुम्हें अगर पूछ लिया कि फाइंड मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, फाइंड लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, ठीक है, तो याद रखना, याद रखना, पहली बात तो अगर असर्शन रीजन में आ गया तो तुम्हें बताना है कि वी 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 कैन ओनली एबल टू फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है जो लीनियर मोमेंटम होता है ना, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो तुम्हें पता है कि अगर लीनियर मोमेंटम निकालना है तो उसका मैग्नीट्यूड भी आएगा और साथ में डायरेक्शन भी आएगा। अगर काइनेटिक एनर्जी दिया है तो हमें डायरेक्शन कहां से मिलेगा, डायरेक्शन नहीं मिलेगा। तो अगर फाइनल तुम्हें लीनियर मोमेंटम बताना है, लीनियर मोमेंटम मतलब उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बताना है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बता सकते हो। अगर काइनेटिक एनर्जी दिया है सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हम लोग बता सकते हैं, लेकिन लीनियर मोमेंटम को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। तो अगर एसर्शन में आ गया तो बताना तुम कि यस हम लोग लीनियर मोमेंटम नहीं निकाल सकते। अगर काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, अगर काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है तो लीनियर मोमेंटम निकालना मुश्किल है, क्योंकि लीनियर मोमेंटम में दोनों चीज आता है, दोनों चीज आता है, दैट इज उसका मैग्नीट्यूड भी आता है और साथ में उसका डायरेक्शन आता है। तो काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, उससे हम लोग डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्शन हम लोग नहीं निकाल सकते। तो इसलिए वी कैन ओनली एबल टू फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। और मैग्नीट्यूड तुम्हें पता है कि कितना आएगा, मैग्नीट्यूड तुम्हें पता है कि कितना आएगा, जितना मैंने इधर पे दिया था, दैट इज 25। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, रूट ओवर 2m के करके निकाल लेना और इधर पे तुम्हारा आंसर जो आ जाएगा 25 kg मीटर पर सेकंड आ जाएगा पी, ठीक है, ये आ जाएगा। लेकिन ओनली मैग्नीट्यूड, दिस इज द मैग्नीट्यूड, इज ओनली मैग्नीट्यूड। हमने इसका नॉट डायरेक्शन, डायरेक्शन हमने नहीं निकाल पाया, क्या, बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सिर्फ हमने उसका मैग्नीट्यूड निकाल पाया, डायरेक्शन नहीं निकाल पाया। मतलब कंप्लीट मैंने लीनियर मोमेंटम नहीं निकाला, इधर कंप्लीट लीनियर मोमेंटम इधर से हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये असर्शन रीजन, ठीक है, असर्शन रीजन का ये और भी चीजें मैं इधर पे तुम्हें समझा सकता हूँ, जैसे कि अगर मतलब ये चीज को प्रूव करने के लिए मैं ये बता सकता हूँ कि ये अगर मास m है, इसको अगर मैंने v इस तरफ दिया, ठीक है, याद रखना, ये अगर मास m है, इसको अगर v मैंने इस तरफ दिया, ये अगर मास m है, इसको अगर v मैंने इस तरफ दिया, और ये अगर मास m है, इसको अगर v मैंने इस तरफ दिया, तुम देखो ये सब मैंने तुम्हें सिखाया था एनएलएम में। इसका मोमेंटम अगर बताना है ना तो तुम्हें ये एंगल जानना पड़ेगा, इधर पे तुम्हें v cos थीटा निकालना पड़ेगा, इधर पे तुम्हें v sin थीटा निकालना पड़ेगा, तो जाके तुम बोल सकते हो कि इसका जो मोमेंटम आएगा वो आएगा m v cos थीटा आएगा, पहली बात आई कैप, प्लस क्या आएगा m v sin थीटा आएगा और वो j कैप में आएगा, ठीक है, ये आएगा तुम्हारा वेक्टर में। तो अगर बताना, इसी तरह इसको अगर मोमेंटम में लिखोगे ना तो इसमें तुम एम वी आई कैप लिख सकते हो डायरेक्ट। इसको अगर लिखोगे ना तो तुम्हारा वाई एक्सिस अगर ऊपर है तो ये नीचे है, तो माइनस एम वी जे कैप लिख सकते हो। इसको अगर लिखना है तो तुम लिख सकते हो माइनस एम वी आई कैप लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे करके तुम इसको लिख सकते हो। लेकिन इन देखो इधर पे 1 2 3 4 केस में, चारों केस में मोमेंटम का वैल्यू, तुम अगर वैल्यू नहीं बोल रहा हूँ, मोमेंटम अगर देखोगे अलग अलग आएगा, कोई डायरेक्शन अलग अलग है तो मोमेंटम क्या होगा, अलग अलग आ रहा है। लेकिन 1 2 3 4 चारों केस में अगर तुम इसका काइनेटिक एनर्जी निकालोगे ना, चारों केस में काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, चारों केस में क्या करो, काइनेटिक एनर्जी निकालो। काइनेटिक एनर्जी इस केस में जो काइनेटिक एनर्जी आएगा वो आएगा हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन इस केस में देखो, इस केस में भी तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर आ रहा है, इस केस में भी देख लो हाफ एम वी स्क्वायर आ रहा है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन मैटर नहीं करता, हाफ एम वी स्क्वायर इसमें भी आ रहा है। तो
चारों केस में इधर पे काइनेटिक एनर्जी सेम आ रहा है, लेकिन लीनियर मोमेंटम चारों ही केस में अलग अलग आ रहा है। तो इसलिए मैं इधर पे तुम्हें बताया कि लीनियर मोमेंटम तो नहीं निकाल सकते हो। अगर काइनेटिक एनर्जी गिवन है तो लीनियर मोमेंटम नहीं निकाल सकते हो, बट अगर लीनियर मोमेंटम दिया हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो, क्योंकि इसके पास ओनली मैग्नीट्यूड है, नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन। इसके वजह से अगर लीनियर मोमेंटम दिया हुआ है, अगर लीनियर मोमेंटम है तो काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। जल्दी से नोट कर लो। तो चलो अभी काइनेटिक एनर्जी का हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं, ठीक है। ग्राफ से देखो, तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का जो रिलेशन है उसका कुछ ग्राफ हम लोग अभी प्लॉट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो पी स्क्वायर बाई ट्वाइस एम होता है, ठीक है। तो उसकी रिलेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। जैसे अगर के बसेस हमें, मतलब काइनेटिक एनर्जी बसेस हमें मोमेंटम का ग्राफ चाहिए, इवन दैट एम इज कांस्टेंट, ठीक है। तो एम अगर कांस्टेंट होगा, काइनेटिक एनर्जी और हमें पी स्क्वायर में क्या चाहिए, पी स्क्वायर नहीं, पी में हमें ग्राफ चाहिए। तो देखो इधर से देखना, के हमारे पास, देखो के हमारे पास वाई एक्सिस में है, ठीक है, और हमारे पास पी जो है वो हमारा एक्स एक्सिस में, पी एक्स एक्सिस में है और काइनेटिक एनर्जी वाई एक्सिस में है। तो इधर पे बिठाओ, वाई इक्वल टू हो जाएगा, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस में है तो एक्स स्क्वायर और बाई ट्वाइस एम। तो तुम्हें पता है कि m और 2 कांस्टेंट है, तो मैं डायरेक्ट इधर पे लिख सकता हूं कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनेगा। मतलब ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, मतलब ये क्या बन जाएगा, एक पैराबोला बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो पैराबोला होगा, इसमें y के ऊपर देखो, y का पावर देखो 1 है, तो y के तरफ होगा तुम्हारा पैराबोला का, बोल सकते हो कि डाउनवर्ड होता है या अपवर्ड होता है। वो कैसे डिसाइड करेंगे कि किसके ऊपर पावर कम है, तो y के ऊपर है, y में मत कौन है, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी के तरफ क्या होगा, डायरेक्शन होगा, मतलब अपवर्ड, या तो ये देखो अपवर्ड हुआ है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वाई एक्सिस में है। देखो काइनेटिक एनर्जी को y लिखा है और मोमेंटम को मैंने x लिखा है, काइनेटिक एनर्जी को मैंने y लिखा है और मोमेंटम को मैंने x लिखा है। तो ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी वर्सेस मोमेंटम का ग्राफ, गिवन दैट तुम्हारा मास क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। उसी तरह अगर हमें अभी नेक्स्ट ग्राफ प्लॉट करना है, गिवन दैट काइनेटिक एनर्जी वर्सेस हमें पी स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करना है, काइनेटिक एनर्जी और पी स्क्वायर। इधर पे देख लो फिर से सेम, ये तुम्हारा y एक्सिस में काइनेटिक एनर्जी है तो y, ठीक है, और ये जो तुम्हारा पी स्क्वायर अभी क्या है, पी स्क्वायर अभी x एक्सिस में है, मतलब ये पूरा पी स्क्वायर को इस बार x लिखना पड़ेगा और डिवाइडेड बाई ट्वाइस m हो जाएगा। ये कांस्टेंट है, जिसके वजह से तुम इधर पे लिख सकते हो कि y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। समझ आ गया कि पी स्क्वायर को ही अभी मैंने x पकड़ लिया, क्योंकि x एक्सिस में हमारा पी स्क्वायर है। तो ये तो सर एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, ठीक है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, मतलब स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ। तो ये हो जाएगा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, ठीक है। अच्छा आगे बढ़े, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस मास चाहिए हमें, इवन दैट हमारे पास क्या है, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम हमारा कांस्टेंट है। ये अगर कांस्टेंट है तो मैं लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी हमारा किस एक्सिस में है, y एक्सिस में है, और हमारे पास जो मास है वो x एक्सिस में है। तो देखो इधर आ जाओ, काइनेटिक एनर्जी y एक्सिस में है, मोमेंटम कांस्टेंट है, ठीक है, मोमेंटम कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय ट्वाइस m हमारा x एक्सिस में है, ठीक है, m हमारा x एक्सिस में है। तो देखो y क्या हो रहा है, ये सब कांस्टेंट हो रहा है, तो इधर से हम लोग लिख सकते हैं y जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, x आ गया। तो इधर से तुम बता सकते हो कि x और y क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया, x y इक्वल टू तुम कांस्टेंट लिख सकते हो। तो ये सर एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन होता है एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट। तो देयरफॉर इसका ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन गया। अच्छा फिर हमारे पास क्या आ रहा है, बताओ नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस 1 बाई एम, ठीक है, इधर पे आ जाओ, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस 1 बाई एम। तो काइनेटिक एनर्जी हमारा फिर से y एक्सिस में है और इस बार 1 बाई एम हमारा x एक्सिस में है, 1 बाई एम इस बार x एक्सिस में। तो काइनेटिक एनर्जी के जगह में y बिठा दो और p तुम्हारा कांस्टेंट है तो p स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, और ट्वाइस
ट्वाइस एम था ना, तो बट 1/m, देखो 1/m को इस बार x लिखना है, तो 1/m, देखो इधर पे m मैं नहीं लिख रहा हूं ताकि 1/m को मैं x लिख लूं, क्योंकि x एक्सिस में 1/m है इस बार। तो इधर से भी तुम देख लोगे y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा, और स्ट्रेट लाइन मतलब ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो 4 ग्राफ हमने बनाया है, और लास्ट हमारे पास और एक ग्राफ है, दैट इज अगर हमें रूट के वर्सेस मोमेंटम का अगर ग्राफ बनाना है, रूट के, देखो इसको रूट कर लो, ठीक है, दोनों तरफ से मैंने रूट कर दिया, तो ये रूट हो गया, रूट के हो गया, और इसमें रूट ले लो तो ये p हो जाएगा, और इसमें रूट ले लो तो क्या हो जाएगा, ये रूट टू m हो जाएगा। गिवन दैट मास कांस्टेंट है, तो मतलब ये पूरा कांस्टेंट हो गया, तो देखो रूट के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम आ रहा है। ठीक है, हमें तो यही चाहिए था, हमें तो यही चाहिए था कि रूट के वर्सेस मोमेंटम का ग्राफ ही तो चाहिए था। तो देखो रूट के मतलब y एक्सिस, ठीक है, और रूट तुम्हारा p तुम्हारा x एक्सिस, तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x फिर से आ गया, मतलब ये फिर से क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन जाएगा। तो ऐसा हो जाएगा फिर से। ठीक है, आराम से इसको नोट कर लो। तो ये ग्राफ देखने के बाद अभी हमें कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करना है, और उसके बाद ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो आराम से तुम काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का भी फील लेके अभी क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ठीक है, अच्छा अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आ सकता है, तो एक एक करके मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या वेरिएशन हो सकता है। जैसे कि तुम्हारे पास ए पार्टिकल हैज मोमेंटम p, इट्स मोमेंटम बिकम ट्वाइस इट्स इनिशियल वैल्यू, फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो तुम्हारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर तुम्हें निकालना है, तो तुम्हें पता है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होता है हमेशा इनिशियल मोमेंटम स्क्वायर बाय ट्वाइस m। ठीक है, मास में तो कोई चेंजेस आएगा नहीं। अच्छा, और फाइनल अगर तुम्हें चाहिए तो फाइनल तुम्हारा हो जाएगा p फाइनल स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, ट्वाइस m। ठीक है, अच्छा ए पार्टिकल हैज मोमेंटम p, मतलब इनिशियली मोमेंटम तुम्हारा p था, तो p स्क्वायर बाई ट्वाइस m लिख लेता हूं मैं। ठीक है, इट्स मोमेंटम बिकम ट्वाइस इज इनिशियल वेलोसिटी, मतलब ये जो तुम्हारा हो गया ये ट्वाइस p हो गया। ठीक है, इनिशियली p था और अभी कितना हो गया, फाइनली ट्वाइस p हो गया। ठीक है, और ये आ गया तुम्हारा 2m। हाँ, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रेशियो ऑफ इट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी टू इनिशियल, तो kf हमें क्या चाहिए, kf डिवाइडेड बाई ki चाहिए। तो kf हमारे पास कितना है, तो हमारे पास ये हो गया, देखो ये 4p स्क्वायर बाई ट्वाइस m। तो अच्छे से अगर तुम देखोगे तो ये हो गया 4p स्क्वायर बाई ट्वाइस m को ही तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हम लोग लिख सकते। तो मतलब हमारा फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो आ गया वो 4 टाइम्स ऑफ के आई आ गया, और डिवाइडेड बाई के आई तुम्हें करना था, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 4:1। ठीक है, सिंपल है। अगर मोमेंटम तुम्हारा क्या हो गया, 2 टाइम्स अगर इंक्रीज हुआ तो काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा 4 टाइम्स इंक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम अगर देखोगे उसमें स्क्वायर है। ठीक है, उसमें स्क्वायर है, जिसके वजह से ये आंसर तुम्हारा आ जाएगा 4:1। इफ मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इंक्रीजेस बाय 25%, ठीक है, मोमेंटम क्या हो रहा है, 25% इंक्रीज हो रहा है, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर मोमेंटम में 25% चेंज आ रहा है, तो तुम्हारा इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, तो देखो 25% दिया हुआ है तुम्हारा मोमेंटम का चेंज, मोमेंटम इंक्रीज हुआ है, तो अगर इनिशियल मोमेंटम p था, तो अभी फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, फाइनल मोमेंटम हो गया इनिशियल मोमेंटम प्लस 25% इंक्रीज हुआ है ना, तो 25% ऑफ p। समझ आ गया बात, तो p प्लस ये हो गया तुम्हारा 1/4, मतलब p/4 हो गया, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5p/4 आ जाएगा, 5p/4 तुम्हारा फाइनल मोमेंटम आ गया होगा। ठीक है, अच्छा मोमेंटम हमें मिल गया, तो हमें अभी क्या चाहिए, मोमेंटम आ गया, हमें काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज चाहिए, मतलब चेंज, इंक्रीज मतलब इधर पे चेंज चाहिए। अच्छा, तो देखो काइनेटिक एनर्जी तो इनिशियली कितना था वो पहले निकाल दो। काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, p स्क्वायर बाई ट्वाइस m। तो इनिशियली देखो p मैंने माना था, तो p स्क्वायर बाई ट्वाइस m हो गया तुम्हारा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखो p तो मिल गया हमें, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फाइनल मोमेंटम स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस m, और फाइनल मोमेंटम कितना हमें मिल चुका है, दैट इज 5p/4, 5p/4 स्क्वायर बाई ट्वाइस m तुम्हें करना पड़ेगा। तो 25 बाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और p स्क्वायर बाई तुम्हें क्या मिल जाएगा, ट्वाइस m। बट p स्क्वायर बाई ट्वाइस m देखो तुम्हारा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हम पे लिख सकते,
तो के एफ जो आ गया तुम्हारा वो आ गया दिस। ठीक है, ये हमें समझ आ गया इतना। ठीक है, तो ये भी आ गया और इनिशियल भी आ गया। हमें क्या करना है अभी, चेंज इन परसेंटेज इंक्रीज। तो परसेंटेज इंक्रीज मतलब ऐसा ही होता है, परसेंटेज इंक्रीज या तो डिक्रीज में जो भी चाहिए। परसेंटेज चेंज अगर चाहिए तो हमेशा क्या करते हैं, इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है मतलब फाइनल ज्यादा हुआ है। ठीक है, इनिशियली कम था, फाइनल ज्यादा हुआ है। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल क्या करेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इंटू 100%। ठीक है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना आया, 25/16 ऑफ इनिशियल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को के आई मान लो और डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को भी के आई मान लो इंटू 100% हो जाएगा। सिंपल बात है। ठीक है, इसको अगर के आई को कॉमन लेके अगर कैंसिल आउट करोगे तो तुम्हारे पास ये रह जाएगा 200%। तो क्या आ जाएगा, 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 डिवाइडेड बाय अगर देखोगे तो 16 आएगा इंटू 100% आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9/16 टू 100% आ जाएगा। तो अगर हमने 4 से कैंसिल आउट किया तो ये आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 4। तो 9 इंटू 25/4%। तो आराम से तुम कैलकुलेट कर लेना और आंसर आ जाएगा। तो तुम्हें किसी भी चीज का इधर से तुम्हें क्या नोट करना है, किसी भी चीज का अगर तुम्हें क्या चाहिए, परसेंटेज चेंज चाहिए, किसी भी चीज का अगर तुम्हें परसेंटेज चेंज चाहिए, तुम्हें हमेशा क्या करना चाहिए, बताओ क्या करना चाहिए, परसेंटेज इंक्रीज या तो डिक्रीज जो भी है, मतलब परसेंटेज चेंज अगर चाहिए ऑफ एनी क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी का अगर परसेंटेज क्या चाहिए, चेंज चाहिए, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें उसका फाइनल से, ठीक है, लेट्स से कोई एक्स क्वांटिटी इज एक्स, एक्स का फाइनल से इनिशियल को माइनस करो या तो इनिशियल से फाइनल को माइनस करो। वो तुम पे डिपेंड करता है कि अगर इंक्रीज पूछा है तो फाइनल ज्यादा होगा तो फाइनल से इनिशियल को माइनस करो, अगर डिक्रीज पूछा है तो इनिशियली ज्यादा होगा फाइनली कम होगा तो इनिशियल से फाइनल माइनस करो, आंसर नेगेटिव मत लाओ। इसलिए मैंने इधर पे मोड लगा दिया, डिवाइडेड बाय इनिशियल उसका क्वांटिटी हो जाएगा और इंटू 100% हो जाएगा। ऐसे करके तुम क्या निकाल सकते हो कि क्वांटिटी एक्स में तुम चेंज निकाल सकते हो, या तो इंक्रीज भी हो सकता है या तो डिक्रीज भी हो सकता है। जो भी चीज हुआ उसको तुम आराम से इधर पे निकाल, तो भी नोट कर लेना। चलो आगे, क्योंकि आगे ऐसे ही हमें और भी क्वेश्चंस देखना है। देखो, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इंक्रीजेस बाय 100%, काइनेटिक एनर्जी जो है वो 100% इंक्रीज हो गया, ठीक है, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स मोमेंटम। इस बार काइनेटिक एनर्जी दिया है उल्टा, पहले तुम्हारा मोमेंटम में चेंज दिया था। देखो पहले मोमेंटम तुम्हारा चेंज होकर 25% इंक्रीज हुआ था, इस बार क्या है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली अगर मैं के मान लेता हूं, काइनेटिक एनर्जी को इनिशियली के मान लेता हूं, तो फाइनली काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था और प्लस, क्योंकि ये लिखा है इंक्रीजेस बाय 100%, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी अभी कितना हो गया होगा, 100% ऑफ के, ठीक है, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या था और अभी 100% और भी हमें ऐड करना है, 100% ऑफ के फिर से हमें ऐड करना है। तो ये देखो तुम्हारे पास आ जाएगा 2k, कितना आ जाएगा, 2k आ जाएगा हमारे पास। तो फाइनली तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, 2k। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना था, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये था। तो हमें अभी तो आराम से ये निकालना आ गया होगा कि इससे हमें डायरेक्ट इनिशियल मोमेंटम मिल जाएगा। इनिशियल मोमेंटम क्या होता है, √2mk, देखो ये पता है ना इसलिए ऐसा लिखा है। और ये तुम्हारा अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी है तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, 2k फाइनल हो जाएगा, और k फाइनल इधर पे कितना है, 2k है, तो इसमें आ जाएगा तुम्हारा 4mk आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनल हमें क्या मिल चुका है, मोमेंटम हमें मिल चुका है। तो हमें चाहिए था परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स मोमेंटम, तो मोमेंटम में इंक्रीज अगर चाहिए, ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज अगर चाहिए मोमेंटम में, इंक्रीज इन मोमेंटम इन p, तो क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल इंटू 100%, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल। तो फाइनल अगर देखोगे तो √2
4m क्या आया था इनिशियल, अगर देखोगे तो रूट ओवर 2m क्या आया था, और इधर पे अगर देखोगे तो रूट ओवर 2m के आया है। ठीक है, इंटू क्या होगा 100% हो जाएगा इसमें से। हाँ, अगर √2 इधर से √2 बाहर निकाल देते, ठीक है, इसको 4 को 2 लिख सकते, तो √2 को बाहर निकाल दो। बाकी अगर तुम देखोगे तो इसमें जो भी बचेगा वो √2 क्या बचेगा, √2m के, इसमें भी देखो √2m के, इसमें भी √2m के, सब में √2m के कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास इधर पे आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा √2 - 1, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना, इंटू 100% आ जाएगा। ये होता है तुम्हारा 1.414, ठीक है, -1 हो जाएगा, इंटू 100% हो जाएगा। तो इसमें हमें पता चल रहा है कि ये 0.414 हो जाएगा, इंटू 100% आ जाएगा। तो 100 से इंटू करने से हमारे पास आ जाएगा 41.4 आ जाएगा, 41 आ जाएगा इंक्रीज इन मोमेंटम। मोमेंटम में कितना इंक्रीज होगा, अगर 100% काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज हो रहा है तो आंसर इज 41.4% इंक्रीज होगा। ठीक है, आराम से देखना, चलो आगे। थ्री बॉडीज ए बी एंड सी हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी तो इक्वल दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल दिया हुआ है, तो एंड देयर मासेस आर, मासेस भी दिया हुआ है, देखो 3 मासेस दिया हुआ है, रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटा, रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का हमें रेशियो निकालना है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी क्या दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल दिया है, इसको नोट कर लेना आराम से, और हमें मोमेंटम का रेशियो चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी, अगर देखो मोमेंटम हमें चाहिए और काइनेटिक एनर्जी सबका सेम है, तो क्या मैं इधर से देख के ये लिख सकता हूं कि अगर काइनेटिक एनर्जी सब में सेम है, मोमेंटम हमें चाहिए, तो मोमेंटम तो देखो अगर काइनेटिक एनर्जी सबका इक्वल है तो हमें इधर से हम लिख सकते कि टू भी सबका सेम है, टू और के कांस्टेंट हो गया, तो मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, √m हो जाएगा। मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, √m हो जाएगा। इसलिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लीनियर मोमेंटम का रेशियो चाहिए। तो लीनियर मोमेंटम नंबर 1 अगर मैं इधर पे लिखूं, तो P1 अगर मैं इधर पे लिखूं, P1 का वैल्यू क्या हो जाएगा तो बताओ। P1 का जो मास है वो देखो क्या हो जाएगा, 400 ग्राम है, बट सब में देखो केजी में है, तो इसको भी केजी में लेके आओ, तो 0.4 तुम इधर पे लिख सकते, ठीक है। अच्छा, P2 अगर तुम्हें लिखना है तो तुम कितना लिख सकते हो, √ओवर इधर पे कितना लिखोगे, 1.2 लिखो। और अगर तुम्हें P3 अगर तुम्हें इधर पे लिखना है, 3 अगर तुम्हें इधर पे लिखना है, तो √ओवर 1.6 तुम पे लिखोगे। ठीक है, इतना तो समझ आ गया। तो हमें P1/P2 चाहिए सबसे पहले, क्योंकि हमें तीनों का एक्चुअली रेशियो चाहिए। तो P1/P2 अगर करेंगे, इन दोनों को अगर हमें रेशियो में लेना है, तो 0.4 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई P2 का देख लो, समझ आ रहा है ना, सिर्फ मास पे डिपेंड कर रहा है, √m पे डिपेंड कर रहा है, बाकी तो ये कांस्टेंट है, बता के दिया है, इक्वल काइनेटिक एनर्जी है। तो ये तुम्हारा आ गया, देख लो। इसको इसके साथ जब कैंसिल आउट करोगे तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा, तो जब इसके साथ कैंसिल आउट करोगे तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, देखो P1/P2 अगर हमें चाहिए तो हमें लेना पड़ेगा √m, तो इनको डिवाइड कर दो डायरेक्ट, तो ये रूट के अंदर में तुम्हें दिखेगा 0.4 डिवाइडेड बाई 1.2, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो तुम्हें 1/√3 मिल जाएगा। ठीक है, ये 3 टाइम्स जा रहा है कि नहीं, यस। तो ये आ गया तुम्हारा एक रेशियो, बट हमें तो तीनों का रेशियो चाहिए, तो एक बार क्या करो, अभी P2/P3 करके देख लो, बाई P करके देख लो, तो इनका भी मासेस का क्या आएगा, रेशियोज करना है, तो 1.2 और ये आ जाएगा 1.6। इसको भी अगर 4 से कैंसिल आउट करोगे आ जाएगा, 4 से करने से ये आ जाएगा 0.3, सही है कि नहीं, 4 से 0.3 आएगा, 4 से 0.4 आएगा, तो इसको अगर अच्छे से देखोगे तो √3/2 आ जाएगा, आ जाएगा √3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो P2/P3 भी आ गया हमारा, और तीनों को अगर अभी रेशियो में देखोगे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा बताओ, तो तीनों का अगर रेशियो कंपेयर करोगे
तो तुम्हारे पास P1, P2, P3 अगर तुम्हें लेना है तो देखो इसका 1/√3 आ रहा है, इसका √3/2 आ रहा है। देखो √3 इसका आ रहा है, √3 इसमें भी आ रहा है, तो मतलब 1:2 हो जाएगा आंसर। 1:3:2 हो जाएगा आंसर। ठीक है, सिंपल है। डायरेक्ट तुम्हें क्या करना था, इधर पे जितना भी मासेस है तो रूट में लेना था, क्योंकि ये तुम्हारा जो के है वो इधर पे क्या था, इक्वल था सबके लिए। के अगर इक्वल होगा तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एम हो जाएगा। पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √/m हो जाएगा, √m हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे चलो। 4 particles A, B, C, D of masses this and this have same momentum respectively. The particle with maximum kinetic energy किसका होगा? देखो मोमेंटम अगर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमा किसका होगा? देखो ये तो सिंपल क्वेश्चन है कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो p²/2m होता है, और अगर p सबका सेम है मतलब p क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया सबके लिए। ठीक है, p तो सबका सेम है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास हो गया। तो मास जिसका कम, लेस अगर मास हुआ तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, मोर हो गया। तो इधर पे लेस मास अगर देखोगे तो m/2 का है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अगर तुम्हें देखना है तो वो हो जाएगा m/2 मास का। क्या हो जाएगा, m/2 मास का क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होगा जब मोमेंटम हमारा क्या होगा, इक्वल होगा, या तो सेम मोमेंटम अगर सबका हुआ तो चलो लास्ट क्वेश्चन की तरफ। When kinetic energy of a body becomes 36 times of its original value, the percentage increase in the momentum of the body will be। ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन हमारा इस बार क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी में क्या हो गया, 36 टाइम्स क्या हो गया, ओरिजिनल जो वैल्यू था, लेट्स से ओरिजिनल वैल्यू क्या था, तो अभी वो 36 के हो गया। ठीक है, तो तुम्हें मोमेंटम का चेंज चाहिए, ये देखो जेई में आया था। ठीक है, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आराम से तुम इसको सॉल्व कर सकते हो कि जो हमारा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था वो अगर के है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया। फाइनल काइनेटिक एनर्जी तुम्हें क्वेश्चन में बता के दिया है कि 36 के हो गया। ठीक है, ये दोनों अगर तुम्हें पता है तो तुम आराम से मोमेंटम नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, आराम से मोमेंटम निकाल लो, इधर से आ जाएगा तुम्हारा इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना आ जाएगा, √2m के। जब काइनेटिक एनर्जी पता है, मोमेंटम निकालना है तो √2m के यूज करते। और फाइनल अगर तुम देखोगे 2m के जगह इस बार फाइनल कितना है, 36 के है, और 36 का रूट तुम्हें पता है कि 6 होता है, तो 6√2m के हो जाएगा। देखो मोमेंटम इस बार क्या हो गया, इनिशियल से, इनिशियल देखो pi था तो 6 टाइम्स ज्यादा हो गया, तो 6 टाइम्स अगर ज्यादा हो गया तो इंक्रीज हमें चाहिए, परसेंटेज इंक्रीज इन p में परसेंटेज इंक्रीज चाहिए, तो मतलब क्या हो जाएगा, p का फाइनल माइनस p का इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल मोमेंटम इंटू 100% करना है बस। तो p का फाइनल अगर तुम देखोगे वो हो गया 6 टाइम्स ऑफ pi, और इनिशियल अगर देखोगे तो pi, और फिर से इनिशियल अगर देखोगे तो pi इंटू 100%। pi कैंसिल होके ये 6 - 1 आएगा, और ये आ जाएगा तुम्हारा 100%, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 100%, तो ये आ जाएगा 500%। ठीक है, तो हमारा जो इंक्रीज इन क्या आया है, हमारा जो इंक्रीज इन मोमेंटम आया है वो कितना आ जाएगा, 500%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही तुम क्या करना है, तुम्हें पूरा चीज को रिवाइज करना है। ठीक है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी में, लेकिन आगे के लेक्चर्स में हम लोग क्या करेंगे, और भी क्या करेंगे, थोड़ा सा लेवल अप क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें देखना काइनेटिक एनर्जी का जो जेई एडवांस का जो क्वेश्चंस आया है। ठीक है, अभी भी जेई एडवांस का अगर देखोगे तो ज्यादातर क्वेश्चन हम लोग अभी तक कवर नहीं किया, क्योंकि हमें वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं आता है, पोटेंशियल एनर्जी हमने नहीं पढ़ा अभी तक, पावर हमने नहीं पढ़ा है, तो सब कनेक्ट होके उसके बाद जेई एडवांस का अच्छा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो पूरा टॉपिक एक बार कवर होने के बाद तुम और लेवल अप क्वेश्चन करोगे, लेकिन ये सब जो बेसिक क्वेश्चन और साथ में कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको तुम्हें सॉल्व करके ही आगे जाना है, नहीं तो तुम्हारा बेसिक का जो बेस होगा वो हिला हुआ होगा।
ठीक है, तो अच्छे से पूरा लेक्चर्स को देखना, और कुछ भी डाउट हुआ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हम लोग जरूर तुम्हारा हेल्प करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।